चलिए स्टार्ट करते हैं। जो बीच में आना होगा वो आ जाएगा और कोई क्वेरी उसकी वो पूछ लेगा, नो वरी। सो गुड मॉर्निंग टू ऑल, दिस इज माय फर्स्ट लाइव के सेशन ऑफ दिस कोर्स। कोर्स नेम इज, मैंने अपने पुरानी वीडियो में डिस्कस कोर्स के बारे में, सिलेबस के बारे में और कोर्स के बारे में। सो इसके ज़्यादा डिटेल में नहीं जाएंगे, डायरेक्ट कम टू द कंटेंट पहुंचेंगे। अभी भी किसी को भी मेरी ऑडियो क्लियर नहीं आ रही है तो कमेंट कीजिए, मैं इम्प्रूव करूंगा। अनलेस अनटिल मैं इसी वीडियो में बात करने जा रहा हूँ, ठीक है? फाइन। So course name Derivative and Advanced Option Trading Course, Advanced वर्ड। मैं इसमें बेसिक्स नहीं बताने वाला हूँ, जस्ट लाइक कॉल पुट डेफिनेशंस नहीं, इसमें ट्रेडिंग बताऊंगा, प्रॉपर ट्रेड कैसे किए जाते हैं। तो आप जुड़िए, या जिनको भी जरूरत लग रही है आपको वो जुड़ना चाहिए, उनको बोलिए। कोई है सुन रहा है? वो कमेंट ओके। तो लेट्स स्टार्ट। मैं क्या क्या कवर कर रहा हूँ अभी मैं आपको बता देता हूँ। सिलेबस जो मैंने पहले फेज में, जो 3 फेज में डिवाइड किया हुआ है, मैंने आपको डिस्कस भी किया हुआ है इसके बारे में। आज मैं क्या क्या कवर करूंगा? आज मैं कवर करूंगा केवल ओवरव्यू ऑफ डेरिवेटिव, ऑप्शन टर्मिनोलॉजी एंड डिटेल इंफॉर्मेशन ऑफ ऑप्शंस। ये 3 चीजें हैं जो इसमें मैं कवर करूंगा। एंड कोई भी इन बिटवीन वीडियो के रिगार्डिंग, क्योंकि फर्स्ट लेक्चर है, हो सकता है किसी को इशू आ रहा हो तो मुझे अभी बता दे, तो मैं आगे वाली वीडियो में सॉर्ट आउट कर लूंगा या अभी सॉर्ट आउट कर दूंगा। आई थिंक इतने डिस्क्लेमर बहुत है, तो आगे बढ़ते हैं। इसमें जो कवर कर रहा हूँ मैं आपको अभी बता देता हूँ। ओवरव्यू ऑफ डेरिवेटिव, ऑप्शन टर्मिनोलॉजी, डिटेल इंफॉर्मेशन ऑफ ऑप्शंस। ये 3 टॉपिक्स हैं जो मैं कवर करूंगा इसमें। ओके, सिलेबस इसमें मैंने सारा दिया हुआ है, किसी को अगर चाहिए तो पॉज करके वो देख सकता है क्या क्या सिलेबस में मैं इंक्लूड करूंगा ऑल ओवर द सेशंस जो मैं आने वाले टाइम में लूंगा हर सैटरडे संडे। क्लास स्टार्टेड 11 AM से होंगी। आज थोड़ा डिले क्योंकि फर्स्ट लेक्चर है, सबको सेटल होने में टाइम लगता है, दैट्स व्हाई। ये दिस इज द सिलेबस इन थर्ड फेज। व्हाट आई कवर, बेसिक्स ऑफ स्टॉक मार्केट। मैं गाइस स्टार्टिंग वहां से कर रहा हूँ जहाँ से बिल्कुल थोड़ी सी भी नॉलेज नहीं है लोगों को। वहां से लेके कौन कौन से मार्केट पार्टिसिपेंट्स हैं, डेरिवेटिव्स का बेसिक्स एंड डेरिवेटिव्स के टाइप्स क्या क्या होते हैं। तो स्टार्ट करते हैं स्टॉक मार्केट से। स्टॉक मार्केट क्या है? स्टॉक मार्केट लाइक सिमिलर टू शेयर मार्केट, बहुत थोड़ा सा डिफरेंस होता है दोनों में। ये डिफरेंस इतना ही होता है केवल क्योंकि स्टॉक मार्केट में फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट्स लाइक बॉन्ड, म्यूचुअल फंड, डेरिवेटिव सभी ट्रेड कर सकते हैं, और शेयर मार्केट में केवल हम शेयर्स की ट्रेडिंग करते हैं। इतना ही डिफरेंस है, बाकी सब सेम है। सेम जनरली मैं बोलूँ स्टॉक मार्केट एंड शेयर मार्केट इज द सेम थिंग। हमें यहाँ पे ट्रेडिंग करने का एक प्लेटफॉर्म मिला हुआ है NSE या BSE की तरफ से, जहाँ हमारे पास जो भी कंपनी के शेयर्स हैं या जो लेना चाहते हैं वो बाय कर सकते हैं, जो सेल करना चाहते हैं वो सेल कर सकते हैं। एक प्लेटफॉर्म है, जैसे अदर प्लेटफॉर्म है मार्केट के जहाँ पे हम जो कोई भी चीज बाय सेल कर सकते हैं, जस्ट लाइक दिस शेयर मार्केट है, जहाँ पे हम शेयर्स या कोई फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट्स लाइक बॉन्ड्स हैं, म्यूचुअल फंड्स हैं, वो भी हम बाय सेल कर सकते हैं। सो दिस इज द मार्केट। ये हमें प्रोवाइड किया हुआ है। मेनली जो काम होता है वो NSE में काम होता है, नेशनल स्टॉक एक्सचेंज। और जो लिक्विड्स हैं जो जिसमें हम जनरली काम करते हैं, लिक्विड इंडेक्सेस में बोलूँ तो मैं निफ्टी है, बैंक निफ्टी है, और रिसेंटली जो लॉन्च हुई है वो फिन निफ्टी लॉन्च हुई है, उसके ऑप्शंस भी थोड़े लिक्विड हैं और ज़्यादातर ऑप्शंस में ज़्यादा काम है नहीं। तो यही मेन है जिनमें काम हो रहा है। ओके, सो लेट्स स्टार्ट। हमें ये पता लगा अभी तक कि हमें स्टॉक मार्केट है क्या, इसमें काम क्या क्या होता है, मगर इसमें कौन कौन लोग इंक्लूड होते हैं। देखिए, नंबर ऑफ पार्टिसिपेंट्स इसमें इंक्लूड होते हैं। सबसे पहले मैं बात करूं तो हेजर होते हैं। जनरली हुआ क्या स्टॉक मार्केट में, ये लोगों को जरूरत क्या पड़ी डेरिवेटिव्स की, फॉरवर्ड की, फ्यूचर की, ये थी। मतलब उससे पहले भी लोग शेयर में बाय सेल करके काम कर रहे थे, मगर इस चीज की नीड क्या पड़ी कि हमें फॉरवर्ड, फ्यूचर्स या ये इंस्ट्रूमेंट्स बनाने पड़े। फर्स्टली तो हेजर्स के लिए इसकी नीड हुई कि हेजर्स लाइक
कि कोई रिस्क है मेरे को, उसको मैं हेज कर सकूं। जो लोग ऑप्शन ट्रेडिंग कर रहे हैं या शेयर मार्केट में हैं, थोड़ा सा ही पता उन्हें इन सब टेक्नोलॉजी का पता होगा, और हो सकता है ना डिटेल इन्फॉर्मेशन ना हो कि एक्चुअल में होते क्या हैं, तो इसके बारे में मैं बता देता हूँ। हेजर्स क्या है, मेरी कोई रिस्क है मार्केट से, इसको मैं किसी को बाय करके या कुछ सेल करके हेज कर सकूं। जस्ट लाइक मैं एग्जांपल लूं, मेरे इंपोर्ट एक्सपोर्ट कंपनी का कोई करेंसी डॉलर्स में पेमेंट आनी है और वो 3 महीने बाद आएगी, और 3 महीने तक यूएस डॉलर और टू आईएनआर का रेट स्टेबल तो रहेगा नहीं। जस्ट लाइक अभी 72.4 चल रहा है या 5 चल रहा है, वो हो सकता है 75 हो जाए या घट के 71 हो जाए। अगर देखो बढ़ जाएगा तो हमारे लिए बेनिफिशियल है, और घट जाएगा तो उतना पैसा हमें कम मिलेगा। तो हमें वो रिस्क नहीं लेना है, ना ही हमें बढ़ने वाला ज्यादा पैसा चाहिए, ना ही घटने वाला कम। हमें उस रिस्क को हेज करना है। तो हम क्या करेंगे इस केस में, हेजर जो हेजर होता है जिसको रिस्क है उस चीज का, तो वो क्या करेगा, कोई भी कॉन्ट्रैक्ट जो मार्केट में ट्रेड हो रहा होगा 3 महीने बाद का, उसे वो सेल कर लेगा, ताकि या ऊपर जाए या नीचे जाए, दोनों केसेस में हमें बेनिफिट हो। बेनिफिट ना हो, केवल हमारा रिस्क हैज हो। हमें जो पैसा आज मिलना चाहिए वो पैसा मैंने लॉक कर दिया 72.4 पे, कितना पैसा मुझे मिलेगा, और बाकी का ऊपर नीचे मुझे नहीं चाहिए। दैट्स रीजन हमने इसमें हेजर इंक्लूड किए हुए हैं। जो हेजर होते हैं केवल अपने पोजीशन को हेज करते हैं, उन्हें और कोई काम नहीं है इससे मार्केट से। वो यहाँ पर ट्रेडिंग करने नहीं आ रहे हैं, वो पैसा कमाने नहीं आ रहे हैं, वो केवल अपना रिस्क हेज करने आ रहे हैं। जैसे हम भी तो करते हैं, LIC से या इंश्योरेंस से, मेडिकल इंश्योरेंस लेते हैं, तो हम क्या करते हैं, अपने आप को हेज करते हैं कि कोई बीमारी आएगी तो मुझे उससे पैसे नहीं कमाने हैं। मैंने जो प्रीमियम दिया है LIC को या मेडिकल को, वो ऐसा नहीं कि मुझे वो रिटर्न देगा या कुछ रिफंड देकर ज्यादा पैसे देगा, नहीं। मेडिकल इंश्योरेंस मैंने 1 साल के लिए लिया, तो यही तो किया कि मैंने मेडिकल इंश्योरेंस का वो कॉन्ट्रैक्ट 1 साल के लिए पीरियड हेज कर लिया अपने आप को, वो प्रीमियम बाय करके। कोई बीमारी होगी जो उसमें इंक्लूड होंगे, उसमें मुझे पेमेंट नहीं करनी होगी, वो LIC वाला पे करेगा। ठीक है, फर्स्टली हेजर। सेकंड में आते हैं स्पेकुलेटर, जिसे हम ट्रेडर्स भी बोल सकते हैं। उनके पास कोई रिस्क नहीं है, स्टार्टिंग में उन पर कोई कमोडिटी नहीं है, जिस लाइक ना ही वो स्टॉक कर रखे बैठे हैं कि जिन्हें प्राइस ऊपर नीचे जाने से दिक्कत होगी। जनरली क्या होता है, फार्मर्स होते हैं जिन्हें कमोडिटी में प्राइस नीचे आने में प्रॉब्लम फेस होती है, इसलिए वो फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट को सेल कर देते हैं, या उस कॉन्ट्रैक्ट को वहां पे बाय कर ले। अगर ऊपर जाने पे किसी को इशू है तो वो क्या करेगा, ऊपर जाने में अगर मुझे दिक्कत हो रही है तो मैं क्या करूंगा, मैं बाय करूंगा उसको, कि प्राइस ऊपर जाए तो मुझे वहां से पैसा वो मिल जाए। किसी वो अगर मुझे नीचे जाने से दिक्कत होगी कि वो पैसा भविष्य में अगर नीचे ना चला जाए, जैसे आलू का रेट है या कमोडिटी में किसी का भी ले सकते हैं हम, गोल्ड सिल्वर, तो फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट हम सेल करेंगे कि नीचे जाने पर इशू नहीं है, नीचे पे जाने पे जो भी पैसा अगर यहाँ का तो मैं कॉन्ट्रैक्ट से उसको कमा लूंगा, जस्ट लाइक हेजर। मगर स्पेकुलेटर क्या होते हैं, स्पेकुलेटर में कोई उसके पास स्टॉक नहीं है, वो केवल अपने पैसे कमाने के लिए मार्केट में आए, जो व्यू बेस्ड काम करते हैं। उनको ऐसा, क्योंकि हेजर क्या है, उसको कोई व्यू नहीं है, देयर इज नो व्यू, ऊपर जाए नीचे जाए वो हेज्ड है। मगर स्पेकुलेटर क्या है, वो व्यू बेस्ड है। वो सोचते हैं अगर मैंने बाय किया हुआ है तो मार्केट ऊपर जाए, अगर मैंने सेल किया हुआ है तो मार्केट नीचे जाए, इसी कंडीशन में मेरे को पैसे आ सकते हैं। दिस इज कॉल्ड द स्पेकुलेटर्स एंड ट्रेडर्स। हम भी तो जो काम ऑप्शंस में जो लोग सुन रहे होंगे, अगर ऑप्शन में हम काम कैसे करते हैं, कोई भी हम पोजीशन डालेंगे किसी भी स्ट्रेटजी में, तो हमें व्यू होता है हमारा, या तो मार्केट यहीं खड़ा रहे या मार्केट ऊपर जाए या नीचे जाए, एक व्यू बना के पोजीशन डालते हैं। तो वी आर जस्ट लाइक ट्रेडर्स। थर्ड वन आर्बिट्राजर। मगर हाँ एक चीज और बता दूं, स्पेकुलेटर का वॉल्यूम स्टॉक मार्केट में सबसे ज्यादा होता है। वॉल्यूम बेस्ड जो काम होता है, जो लिक्विडिटी प्रोवाइड कराते हैं, वो स्पेकुलेटर प्रोवाइड कराते हैं। क्योंकि हेजर जो है, जो हेजिंग करते हैं, वो बहुत कम है। एक तो अवेयरनेस नहीं है लोगों को, हमारे फार्मर्स को इतनी अवेयरनेस नहीं है कि वो अपने आप को हेज कर सकें। वो जस्ट प्राइस का रेट देखते हैं कि मैक्सिमम लास्ट टाइम इतना आया था, इस बार इतना आया या इससे ज्यादा है तो हम बेच देंगे, इसलिए उनका वॉल्यूम बहुत कम होता है। जो स्पेकुलेटर्स होते हैं उनका वॉल्यूम बहुत ज्यादा होता है, तो वो व्यू बेस्ड काम करते हैं, उन्हें पैसे कमाने हैं वहां से। थर्ड वन आर्बिट्राजर्स। अगर मैं सिंपली बोलूं तो आर्बिट्राजिंग इज ए मिथ। बिकॉज आर्बिट्राजिंग की डेफिनेशन क्या है, हम समझते कैसे हैं आर्बिट्राज को। आर्बिट्राज लाइक फ्री मनी, कि जिसमें हमारा कोई पैसा ना लगे और हम पैसा कमा सकें, दिस इज द आर्बिट्राज।
मैंने जिस लाइक 10 रुपए पड़े हैं यहाँ पे, मैंने उठा लिए, ना ही मेरा पैसा लगा कि स्टॉक मार्केट में SBI का रेट BSE में अगर चल रहा है 365 और NSE में चल रहा है 375, तो मैं क्या किया एट द टाइम 365 में बाई किया, 375 में सेल कर दिया। ना मैंने पैसा अपना दिया और ना ही कोई रिस्क ली, देयर इज नो जीरो रिस्क एंड एब्सोल्यूट प्रॉफिट। दिस इज कॉल्ड आर्बिट्राज। तो आर्बिट्राज इज ए मिथ। आर्बिट्राज जैसी कोई चीज नहीं है, पहले होती थी, आज से 5-7 साल पहले जब सॉफ्टवेयर नहीं थे तो लोगों को इतनी अवेयरनेस नहीं थी, लोगों को पता नहीं था किस भाव में क्या ट्रेड हो रहा है। जिसके पास नेटवर्किंग अच्छी होती थी, जिसके पास स्पीड होती थी, तो वो उसका फायदा उठा लेता था। इसलिए आपने सुना होगा पहले लोगों ने स्टॉक मार्केट से फ्रीली बहुत पैसा कमाया है, इसमें रिस्क भी नहीं है, सामने सामने से। जैसे लाइक NSE, बहुत सारे स्टॉक एक्सचेंज उस समय काम भी करते थे, अभी इतने नहीं है। पहले दिल्ली एक्सचेंज LGSE जो है वो भी वर्किंग था, या काफी स्टॉक एक्सचेंज जो वर्किंग थे। तो हम अलग अलग स्टॉक एक्सचेंज में बात करके प्राइस डिफरेंस बहुत मिलता था, तो हम सामने सामने स्प्रेड ट्रेड कर लेते थे। कोई भी स्टॉक यहाँ बाय किया, वहां सेल किया या कहीं सेल किया और उससे कम प्राइस पे बाय कर लिया। तो इस तरह से पहले काम होते थे। गाइस, आगे वीडियो बढ़ाऊं इससे पहले थोड़ा सा मैं अपने बारे में बता देता हूँ। मैं लास्ट 7 to 8 ईयर से स्टॉक मार्केट में ट्रेडिंग कर रहा हूँ। मैं इस वाले फेज में आता हूँ, स्पेकुलेटर एंड ट्रेडर वाले में। मैं भी व्यू बेस्ड काम करता हूँ, ना मैं आर्बिट्राज करता हूँ ना मैं हेजिंग करता हूँ, ओनली व्यू बेस्ड काम होता है। ठीक है, क्योंकि हम आए हैं केवल पैसे कमाने के लिए। जनरली जो इस वीडियो को देखेंगे या जो देख रहे होंगे वो भी इस मार्केट में केवल पैसे कमाने के लिए आए हैं, ना वो हेज करने आए अपने आप को। और मैंने ये चीज बताया, आर्बिट्राज जैसी कोई चीज मार्केट में अवेलेबल नहीं है, क्योंकि मशीन्स इतनी ज्यादा हैं, सॉफ्टवेयर इतनी ज्यादा है, कोई भी मिसप्राइसिंग होती है तो फ्रिक्शंस ऑफ सेकंड में आपको पता भी नहीं लगेगा, वो ओवरकम हो जाएगी, मार्केट से नलीफाई हो जाएगी। कोई भी डिफरेंस अगर बिड आस्क ज्यादा है तो वो नलीफाई हो जाएगा। ये जो मैंने वर्ड यूज किया बिड आस्क, उसको मैं एक्सप्लेन करूंगा आगे आने वाली वीडियोज में। जो वर्ड्स हैं, जो टर्मिनोलॉजी है, वो सारी मैं डिस्कस करूंगा। अगर कोई भी चीज आपको इन बिटवीन वीडियो को समझनी है या पूछनी है, डेफिनेटली आप कमेंट कीजिए, मैं फॉर श्योर इंक्लूड करूंगा। और अभी लाइव चल रहा है तो अभी मैं इसको डिटेल में आंसर दे दूंगा। सो देयर इज नो इशू। सो अब तक हमने जो समझाया वो क्या है, पार्टिसिपेंट्स के बारे में, हेजिंग, हेजर्स जो होते हैं, स्पेकुलेटर एंड आर्बिट्राजर, एंड बेसिक्स ऑफ स्टॉक मार्केट, डेफिनेशन लाइक स्टॉक मार्केट होता क्या है, इसमें हम काम क्या होता है। ठीक है, मैं वीडियो को आगे बढ़ाऊं, डेरिवेटिव्स के बारे में जाऊं, उससे पहले मैं एक चीज थोड़ी सी डिटेल में डिस्कस कर रहा हूँ जो थोड़ा सा इससे हटके है, मगर हम लोगों को पता होना बहुत जरूरी है। आजकल ना IPO बहुत आ रहे हैं, जो लोग स्टॉक मार्केट में नहीं भी है ना, वो भी IPO से बहुत अट्रैक्ट हो रहे हैं। बहुत हॉट टॉपिक बना हुआ है आज के टाइम में। फिर इसका रीजन भी है, पिछले कुछ टाइम में ना, जब से अभी नजारा का IPO खुला है, जो 1100 पे हमने इन्वेस्ट किया था, वो ओपन हुआ था 2000 रुपीज में, 900 रुपीज और फॉर 1 शेयर। तो इस वजह से लोग बहुत अट्रैक्ट हो रहे हैं, क्योंकि स्टॉक मार्केट में जो IPO बहुत जल्दी रिटर्न दे रहा है। 4 या 5 दिन में अगर आपको 60-70% रिटर्न मिल रहा है, तो इससे अच्छा तो मार्केट में आई थिंक कहीं भी रिटर्न नहीं मिल सकता है। तो IPO थोड़ा सा बता देता हूँ मैं। IPO जनरली क्या है, 2-3 क्वेश्चन होते हैं IPO के। जनरली लोग ये सोचते हैं कि IPO लगाएं कैसे, और दूसरा किन IPO में पैसा लगाएं। तो इनके बारे में थोड़ा सा बताऊंगा मैं, देन मैं आगे अपनी वीडियो पे फोकस करूंगा। IPO क्या है? IPO जनरली क्या है, कोई भी कंपनी अपने आप को अगर शेयर ट्रेड कराना चाहती है, तो फर्स्ट टाइम जो पैसा रेज करेगी इन्वेस्टर पब्लिक से, तो वो अपनी कंपनी का IPO लेके आएगी। अगर रिसेंट में मैं ब्रोकिंग फर्म में ले आऊं तो SMC अपना IPO लेके आई थी। ठीक है, अभी रिसेंट नजारा अपना IPO लेके आया है, और उस बारबेक्यू नेशन जो चल रहा है खत्म हो गया है, बहुत लगाए होंगे नहीं लगाए होंगे। तो इस तरह के IPO कंपनी लेके आती है फंड रेज करने के लिए। IPO, किस IPO में पैसे लगाना चाहिए, किसमें नहीं, बहुत कंफ्यूजन होता है। हम जनरली टीवी देखते हैं या अपने दोस्तों से जो स्टॉक मार्केट में काम करते हैं उनसे एडवाइस लेते हैं। देखो, ऐसा है बताने को, मैं भी एक वीडियो डाल के बता सकता हूँ लोगों को कि कौन से IPO में पैसे लगाएं, किसमें नहीं लगाएं, पर मैं चाहता हूँ लोग थोड़ा इंडिपेंडेंट बने, लोग दूसरों की सुन के नहीं, अपनी समझ से काम करें। मैं आपको बता देता हूँ कि कहाँ हम देख सकते हैं किस IPO में पैसा लगाना चाहिए। 2 रूल है। पहला रूल ये है कि कोई भी IPO कितने टाइम सब्सक्राइब हुआ है।
सब्सक्राइब जैसे होता है 2 टाइम्स, 3 टाइम्स, 4 टाइम्स, 100 टाइम्स। इसका मतलब पहले बात तो मतलब क्या है? जस्ट लाइक कोई भी आईपीओ अगर सब्सक्राइब हुआ है, आईपीओ को पैसे चाहिए, जैसे किसी कंपनी को पैसे चाहिए थे 5 लाख रुपए या 5 करोड़ रुपए, ठीक है, और उसने एप्लीकेशन आ गई उसके पास 500 करोड़ रुपए की, तो जो 5 करोड़ से 500 करोड़ 100 टाइम सब्सक्राइब हो गया वो, तो देखो कितने डिमांड में वो कितना ऊपर खुल सकता है। तो एक अंदाजा लगा सकते हैं कोई चीज अगर किसी को 5 करोड़ रुपए चाहिए, लोग 500 करोड़ रुपए लेके आ जाते हैं कि हमारे पैसे ले लो, हमारे पैसे ले लो। दैट्स लाइक वो कंपनी कितनी अच्छी है, वो कितने अंडर वैल्यूड, जो प्राइस उसका नहीं है उससे कम वैल्यू पे लेके आए जब भी तो लोग खरीदे हैं। जैसे मेरा प्राइस अगर 220 रुपए है और वो मार्केट में 220 पे बेचे, और कॉमन एग्जाम्पल लेता हूँ मैं, हम मार्केट में जाते हैं, जनरली किसी भी कपड़े की मार्केट में चले जाते हैं या किसी मार्केट में चले जाओ, उसका प्राइस अगर 500 रुपए है और वो 700 में कोई चीज बेच रहा है, जनरली लोग 500 में बेच रहे हैं और वो 700 में बेचता है उसी चीज को, सेम को, तो कोई लोग वहां परचेज करेगा? नहीं करेगा। और 500 वाली चीज हर जगह 500 में मिल रही है, कोई 250 में बेचेगा तो वहाँ बहुत ज्यादा रश हो जाएगा। सेम यहाँ पे है, तो मेरी कंपनी को 5 करोड़ चाहिए थे, 500 करोड़ की एप्लीकेशन आ गई, इसका मतलब क्या? अंडर वैल्यूड दिया है मैंने अपना शेयर, ठीक है, और यार लोगों को लग रहा है इसकी वैल्यू ये नहीं ये होनी चाहिए थी, इसलिए तो वो इन्वेस्ट करना चाह रहे हैं। पहला पैरामीटर तो यही है। उसका देख लें कितना टाइम सब्सक्राइब हुआ है। दूसरा होता है ग्रे मार्केट प्रीमियम, जीएमपी जिसे बोलते हैं हम ग्रे मार्केट प्रीमियम देख कहाँ सकते हैं? मैं आपको एक वेबसाइट बता देता हूँ, आप कहीं से भी देख सकते हैं कि हम कहाँ से देख सकते हैं ग्रे मार्केट प्रीमियम को। स्मार्ट इन्वेस्टमेंट, मैं यहाँ से देखता हूँ, वेबसाइट्स बहुत सारी हैं, IPOWatch.in या गूगल पर डालेंगे आपको एन नंबर ऑफ वेबसाइट मिल जाएंगी। यहाँ पे देखो मार्केट की ज्यादातर इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी, जैसे मार्केट रिमेन क्लोज ऑन 2 अप्रैल, ठीक है, यूएस के बारे में पता लग जाएगा हमें, ग्लोबल मार्केट के बारे में पता लगेगा हमको, डॉलर के बारे में पता लगेगा। मैं इस पे हमारा फोकस नहीं है, हमारा फोकस केवल FIDI जो देखते होंगे उसको पता लग सकता है, हमारा फोकस है केवल जीएमपी पे कि हमें ग्रोथ। ये देखिए मेन लिस्टिंग प्राइमरी मार्केट की कौन कौन सी होने वाली हैं, दिस इज द थिंग ग्रे मार्केट प्रीमियम। यहाँ पे देखिए फार्म्यू के नेशन का कोई प्रीमियम नहीं है, ठीक है, तो यहाँ पे हम अपना जीएमपी देख सकते हैं, ग्रे मार्केट प्रीमियम क्या चल रहा है, और सब्सक्रिप्शन कितने टाइम सब्सक्राइब हुआ है, ये यहाँ पे आ जाएगा 4x 2.6x, जैसे मैंने बताया था ना आपका, ये अंडर सब्सक्राइब हुए हैं 0.0212, ये सब्सक्राइब नहीं हुए या फर्स्ट डे चल रहा है इसलिए सब्सक्राइब नहीं हुए, धीरे धीरे पूरे हो जाएंगे। ये देखो EKI एनर्जी जो SME में है 26 मार्च को क्लोज हो गया, ओके, ये 4.05 टाइम्स सब्सक्राइब हुआ है, मीन्स जो उसे पैसे चाहिए थे उससे 4 टाइम्स ज्यादा की एप्लीकेशन उसके पास आई है, उससे चूज करना है किस किसको देना है, बाय लॉटरी सिस्टम वो अलॉट करते हैं, यहाँ से हम देख सकते हैं। कम टू द पॉइंट, ये थोड़ा सा आउटडोर था मगर लोगों को इस बारे में पता होना चाहिए, इसलिए मैंने इस टॉपिक को इंक्लूड किया है। अब हम बात करते हैं डेरिवेटिव्स की। इससे पहले हमने बात की है स्टॉक मार्केट की, शेयर्स की, जो लोग शेयर्स में ट्रेडिंग करते हैं केवल कैश मार्केट में, इक्विटी में, इसने केवल SBI की इक्विटी खरीदी, SBI की बेची, वो सिंपल कर सकते हैं, सिंपली लोगों से पूछते हैं जनरली। मगर लोग ना डेरिवेटिव पे क्यों जा रहे हैं, डेरिवेटिव की जरूरत क्यों पड़ी है हमें, ये पता होना चाहिए। डेरिवेटिव क्या है, मैं डेफिनेशन बता सकता हूँ आप लोगों को, होता क्या है, कैसे निकलती है इसकी वैल्यू, मगर मेन थिंग कि डेरिवेटिव में इसकी नीड क्यों है, लोग इतने अट्रैक्ट क्यों हो रहे हैं डेरिवेटिव से भाई। और भी तो स्टॉक मार्केट से भी पहले काम चल रहा था ना, फिर डेरिवेटिव की जरूरत क्यों पड़ी? डेरिवेटिव का काम होता है मार्जिन के ऊपर। अगर आपको SBI के 1000 शेयर खरीदने, तो आपको जो रेट चल रहा है मल्टीप्लाई बाय द 1000 आपको वो अमाउंट देना होगा। मगर डेरिवेटिव में क्या है, आपको उससे बहुत कम पैसे से उसका आप काम कर सकते हैं। कैसे कर सकते हैं, क्या क्या मार्जिन की जरूरत है वो मैं बताऊंगा, मगर मेन चीज क्या है, उस पर हमें एक्सपोजर ज्यादा मिल जाता है, प्रॉफिट का भी, मगर साथ साथ एक हार्ड वर्ड भी है लॉस का भी, दोनों ही चीजें हैं। अगर पैसा आएगा तो वो पैसे की जो हम जिस पैसा लगाएंगे, जैसे हमने 2 लाख रुपए लगाए तो उससे हमें कमाने की प्रोबेबिलिटी ज्यादा बढ़ जाएगी, मगर गंवाने की भी उतनी ही ज्यादा बढ़ जाएगी विद द सेम प्रोपोर्शनल।
तो इसमें कोई डिफरेंस नहीं है। अगर 2 लाख रुपए लगा के मैं एक पॉइंट पे या 1 रुपए बढ़ने पे 2,000 कमा रहा हूँ, तो एक पॉइंट गिरने पे मैं 2,000 गंवा भी सकता हूँ। ये प्रोबेबिलिटी बिल्कुल सेम है, इसको हमें याद रखना चाहिए। पता है जनरली ब्रोकर या जो प्रमोट करते हैं वो कैसे करते हैं कि सर आप इतने पैसे में आप कैश में खरीदेंगे तो इस पैसे को आप इसमें लगाइए, इतने मार्जिन में केवल 2 रुपए या 4 रुपए ऊपर बढ़ेगा तो यहाँ पे तो आप केवल 400-500 रुपए कमा पाएंगे, मगर यहाँ पे आप उतने के 5,000-10,000 रुपए कमा सकते हैं उतने अमाउंट से। इस तरह से प्रमोट किया जाता है। मगर इसका सेकंड साइड ये भी है, जो सेकंड फेज बोल सकता हूँ, सेकंड फेज बोल सकता हूँ कि इतना गिरने पे आप इतना कमा भी सकते हैं। तो इन्वेस्ट इस चीज को ध्यान में रख के आप इन्वेस्ट कीजिए। ओके, चलते हैं डेरिवेटिव्स के ऊपर। डेरिवेटिव है क्या? अगर मैं डेफिनेशन में जाऊं तो डेरिवेटिव एक कॉन्ट्रैक्ट है हु वैल्यू derived फ्रॉम द वैल्यू ऑफ अंडरलाइंग। देखिए अंडरलाइंग, यहाँ पे एक वर्ड यूज हुआ है अंडरलाइंग है। कोई भी डेरिवेटिव प्रोडक्ट की वैल्यू हम डिराइव कैसे करते हैं? जस्ट लाइक कि दही, अगर मैं नॉर्मल लेमन लैंग्वेज में समझाऊं आप सबको, तो दही की वैल्यू कैसे डिराइव होगी? दूध से। दूध के जैसे जैसे प्राइस बढ़ेंगे उसी प्रोपोर्शनेट में दही के प्राइस बढ़ेंगे। अगर बीच की चीजें फिक्स होती हैं तो वो कांस्टेंट होती हैं, तो फिर दही के लिए दूध अंडरलाइंग है। दूध से दही बना, इट्स लाइक इक्विटी से फ्यूचर बना है। जैसे जैसे इक्विटी का प्राइस बढ़ेगा वैसे वैसे ही फ्यूचर का प्राइस बढ़ेगा, सेम प्रोपोर्शनेट। अगर बीच की जो चीजें हैं और जो रिस्क रेट है या लोगों के एक्सपेक्टेशंस है वो सेम रहती हैं तो सेम प्रोपोर्शनेट में बढ़ेगा, मगर ऐसा होता नहीं है। वो मैं बताऊंगा क्यों नहीं होता है। ठीक है, तो मेन चीज अंडरलाइन वैल्यू से उसकी वैल्यू डिराइव करते हैं। हम फॉर्मूलेज पे नहीं जाएंगे क्योंकि बेसिकली ये कोर्स केवल उसके लिए नहीं है कि हमें कोई एग्जाम पास करना है। ये कोर्स उसके लिए है कि हमें ये बस में ये देखना है कितने लोग इसमें पार्टिसिपेंट्स हैं और मतलब हमें पैसे कमाने हैं जनरली तो, और मेनली हमें टर्मिनोलॉजी के बारे में पता होना चाहिए, ना कि हमें केवल कोर्स के करके हमें केवल कोई एग्जाम देना है या कोई एग्जाम पास करना है। इट्स नॉट लाइक दैट। केवल रीजन ये है कि हमें यहाँ टर्मिनोलॉजी पता करके इन्वेस्ट कर सकें, या जो ट्रेडिंग करना चाहते हैं या इसमें जॉब करना चाहते हैं वो इंटरव्यू क्लियर कर सकें। उन्हें बेसिक्स पता होने चाहिए या ट्रेडिंग की नॉलेज होनी चाहिए। तो वो सारी चीजें हम इसमें देखेंगे। तो ना आगे बढ़ते हैं। मैं बीच बीच में इस चीज को ला रहा हूँ, अगर किसी को कोई भी डिस्टर्बेंस होता है यू कैन कमेंट कैरी ऑल्सो। सो डेफिनेशन में आज बता दूं तो डेरिवेटिव इज ए कॉन्ट्रैक्ट और प्रोडक्ट वी कैन से व्हिच वैल्यू derived फ्रॉम द वैल्यू ऑफ अंडरलाइंग। अंडरलाइंग आप समझ गए, जिससे उसकी वैल्यू डिराइव हो रही है। एसबीआई फ्यूचर की वैल्यू किससे डिराइव हो रही है? एसबीआई कैश से। निफ्टी फ्यूचर की वैल्यू किससे डिराइव हो रही है? स्पॉट प्राइस निफ्टी से। सेम बैंक निफ्टी है, सेम जो भी ऑप्शन या जो भी स्टॉक्स फ्यूचर में लिस्टेड है उनकी वैल्यू स्टॉक से डिराइव हो रही है। दिस इज द डेरिवेटिव। अब मैं इसके बताऊं मेनली क्या क्या होते हैं। फाइनेंशियल एसेट्स में जाऊंगा तो क्या है? शेयर्स हैं, बॉन्ड है, फॉरेन एक्सचेंज करेंसी जिसे बोलते हैं हम, उनकी वैल्यू उनके कैश से स्पॉट से डिराइव होती है। कमोडिटी में जाता हूं मैं, मेटल्स लाइक गोल्ड, सिल्वर, एल्युमिनियम, कॉपर, जिंक एक्सेट्रा। एनर्जी में क्रूड ऑयल है, इलेक्ट्रिसिटी है, नेचुरल गैसेस हैं। एग्री कमोडिटीज में जाएंगे तो व्हीट, शुगर, कॉफी, कॉटन, इस नंबर ऑफ थिंग्स। ओके, सो दिस इज द बेसिक्स ऑफ डेरिवेटिव। यू कैन से एक मैं इन शॉर्ट बॉटम लाइन बताऊं तो डेरिवेटिव एक कॉन्ट्रैक्ट है जो दो पार्टीज के बीच में होता है और जिसकी वैल्यू हम डिराइव करते हैं केवल और केवल अंडरलाइंग से। अगर अंडरलाइंग जिस प्रोपोर्शनेट में मूव करेगा उसी प्रोपोर्शनेट में फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट मूव करेगा या डेरिवेटिव्स मूव होंगे। ओके, टाइप्स ऑफ डेरिवेटिव मेनली जो हमें जरूरत के लिए पता होने चाहिए, फॉरवर्ड, फ्यूचर एंड ऑप्शंस होने चाहिए। मगर स्वैप्स भी है, थोड़ा डिटेल में स्वैप्स का भी दे दूंगा। तो जो भी वीडियो देख रहा है या लाइव की बात जो मैं ऑफलाइन डालूंगा तो अपना प्रॉपर नोट्स बना लें इनके, कि जो मैं बता रहा हूँ मैंने केवल पीपीटी बनाई हुई है जिसके बारे में मैं बता रहा हूँ। अगर कोई भी चीज़ आपको लगती है तो उसका आप नोट्स बनाएं,
जो भी अभी तक जो भी मैंने समझाया है, जो समझ में नहीं आया है, यू कैन आस्क, उसका आंसर डेफिनेटली करूंगा। तो टाइप्स ऑफ डेरिवेटिव में आते हैं फॉरवर्ड, फ्यूचर एंड ऑप्शंस। मैं स्टार्ट करता हूँ फॉरवर्ड से। फॉरवर्ड, it is a contractual agreement between two parties to buy and sell an underlying assets at a certain future date for a particular price and that is pre-decided on a date of contract। डेफिनेशन कहने को यही है, और उसमें समझाऊं तो एक कॉन्ट्रेक्चुअल एग्रीमेंट है दो लोगों के बीच में या दो पार्टीज के बीच में, जो केवल किसी भी एसेट्स को फ्यूचर में बाय या सेल करेंगे, मगर उसका जो प्राइस है वो आज डिसाइड हो जाएगा, उस समय नहीं कि मैं इसकी जरूरत क्या है या क्यों पड़ी इसको मैं बाद में बताऊं, और इसका मेन रीजन क्या है कि प्राइस किसी भी चीज का, मैं किस चीज को 2 महीने बाद इतने रुपए में खरीद लूंगा, तो वो चीज लॉक हो गई, इतने रुपए में वो चीज मैं खरीद लूंगा। इसमें क्या क्या हुआ, जो फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट में बायर और सेलर दो ही होंगे। जो बायर है, फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट ने बाय किया, उसका ना प्राइस रिस्क हेज हो गया। जनरली जो भी हम चीजें करते हैं डेरिवेटिव्स में, फॉरवर्ड इनिशियली स्टार्ट हुआ था हेजिंग के पर्पस पे, लोग हेज करना चाहते थे, बाद में स्पेकुलेटर और आर्बिट्राजर की एंट्री हुई, मगर स्टार्टिंग ऑफ द डेरिवेटिव फॉरवर्ड से हुई थी। वो भी हुई क्यों थी, वो इसलिए थी कि जो फार्मर्स हैं वो काफी प्राइस की फ्लक्चुएशन से उनको इम्पैक्ट बहुत पड़ता था, क्योंकि उनका सारा जो रिस्क एक्सपोजर है केवल प्राइस है। अगर मार्केट में प्राइस ऊपर हो गया तो उनके लिए बेनिफिट है, और नीचे हो गया तो उनके लिए लॉस है। दैट्स व्हाई फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट इंक्लूड हुआ मार्केट के अंदर, कि आज आप अपने जो भी आपकी फसल है उसके दाम आज से आप फिक्स कर सकते हैं कि ये पार्टी आपको 3 महीने या जब भी आपकी फसल हो जाएगी प्रॉपर, इस प्राइस पे खरीद लेगी। इसमें क्या हुआ, असली नुकसान कब कब होगा, किसको कब नुकसान होगा, देखो हेजर को तो नहीं सोचना चाहिए कि मुझे नुकसान होगा, क्योंकि मैंने आज कैलकुलेट करके दिया है, मगर एक स्पेकुलेटर ट्रेडर क्या सोचेगा कि अगर मैंने लॉक कर दिया, जस्ट लाइक प्राइस में एग्जांपल लूं, तो मैं एक काम करता हूँ उसमें बताता हूँ आपको नोट पैड पे होगा क्या। जस्ट मैं नोट पैड ओपन कर लेता हूँ। देखिए हुआ क्या, आपने किसी एक कॉन्ट्रैक्ट कर लिया दूसरी पार्टी से कि मैं आपका कोई भी चीज 1200 रुपए में आफ्टर 3 मंथ्स परचेज कर लूंगा। इसमें देखो, अगर मैं डेफिनेशन में जो मैंने पॉइंट बोले थे उसमें दो चीजें थी, सर्टेन फ्यूचर डेट, मतलब आफ्टर 3 मंथ सर्टेन फ्यूचर हो गया, अंडरलाइन जो आप खरीदने वाले हैं, पर्टिकुलर प्राइस, दिस इज द प्राइस 12,000 रुपीज, प्री डिसाइडेड डेट, डेट प्री डिसाइडेड है। ये सारी चीजें इन 4 वर्ड में आ गई। अब मैंने ये कॉन्ट्रैक्ट 1200 रुपये में परचेज कर लिया, यहाँ से प्राइस अगर ऊपर चला जाता है तो क्या होगा, अगर यही चीज 1500 रुपये में मार्केट में सेल हो रही है 3 महीने बाद, और मुझे तो मगर 1200 में मिलनी है क्योंकि मैंने कॉन्ट्रैक्ट साइन किया हुआ है, तो मेरे लिए बेनिफिट है। अगर हुआ क्या, अगर यही चीज 1000 रुपये मार्केट में मिलनी है, मगर मैंने कॉन्ट्रैक्ट की वजह से मेरे को वो मार्केट को देना है उस सेलर को, बायर को, और मुझे 1200 ही देने हैं, तो मेरे लिए वो लॉस है, मगर सामने वाले जिसने वो कॉन्ट्रैक्ट सेल किया है आपको, उसके लिए वो फायदा है। बायर सेलर की तरफ से देखते हैं, बायर मतलब कोई चीज बाय करेंगे फायदा कब होगा, जब प्राइस ऊपर जाएगा, और कोई चीज सेल करेंगे तो फायदा कब होगा, बेनिफिट हमको कब होगा, जब प्राइस नीचे आएगा। तो बायर एंड सेलर दो चीजें होते हैं मार्केट में, और दो चीजें के प्रोस्पेक्ट में हम बात करेंगे। ओके, सो नाउ सेकंड पॉइंट है, बोथ सर्टेन पार्टीज आर कमिटेड एंड आर ऑब्लाइज्ड टू ऑनर द ट्रांजैक्शन in respected of price of underlying assets at the time of delivery, with any of the price movement not impacted। ये obliged है, दोनों को करना ही पड़ेगा, अपना जो उन्होंने कमिटमेंट किया है उसको फुलफिल करना पड़ेगा, चाहे प्राइस कम हो या ज्यादा हो।
ये कॉन्ट्रैक्ट, जैसे ये कॉन्ट्रैक्ट है 3 महीने तक ओपन रहेगा। क्लोज कब होगा? जब दोनों बायर जो है अपनी चीज, जिसने जो बाय करनी है उसको स्टॉक दे देगा और सेलर को बायर पैसे दे देगा, जब ये कॉन्ट्रैक्ट क्लोज हो जाएगा। फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट नेगोशिएटेड होता है और टर्म्स एंड कंडीशंस कस्टमर, एक्चुअली फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट होता क्या है ना, हम आपस में बना सकते हैं। हम दो दोस्त मिले और हमने बात की कि भाई ये चीज मैं तुमको 3 महीने बाद इस प्राइस पे दे दूंगा, और सामने वाला एग्री हो गया। हमने टर्म्स एंड कंडीशन अपने हिसाब से बना ली कि हमें मोड ऑफ पेमेंट जिसमें दे देना, इस करेंसी में चाहिए या इस तरह चाहिए, आधे पैसे आप दे देना, आधे पैसे बाद में दे देना, अपने हिसाब से हमने बना लिए। तुम कस्टमाइज अपने हिसाब से कर सकते हो, कोई फिक्स रूल नहीं है इसका। और उस समय तक डिस्कस कर, नेगोशिएट कर सकते हैं जब तक वो कॉन्ट्रैक्ट नहीं बना है। कॉन्ट्रैक्ट बनने के बाद में नेगोशिएशन नहीं हो सकता। इसलिए ये कॉन्ट्रैक्ट किसी भी एक्सचेंज में ऑनलाइन ट्रेड नहीं होते, ये ओवर द काउंटर होते हैं या हम आपस में बना के एक दूसरे को सेल कर सकते हैं। इट्स लाइक ओटीसी कॉन्ट्रैक्ट। मगर अब देखो फॉरवर्ड, जब एक सारी कुछ चीजें हैं इसमें, मगर मुझे भी पढ़ने से नजर आ रहा है, आप सबको भी नजर आ रहा होगा कि इसमें कुछ परेशानियां भी होंगी, कुछ दिक्कतें होंगी, जब भी तो फ्यूचर्स और ऑप्शन तक हम पहुंचे। वरना फॉरवर्ड्स के बाद में फ्यूचर ऑप्शन की जरूरत ही नहीं होनी चाहिए थी। तो कोई तो इशू रहा होगा ना इसमें कि हम फ्यूचर तक पहुंचे। तो इसके लिमिटेशंस क्या क्या थी? मेजर लिमिटेशन जो थी ना, वो थी लिक्विडिटी एंड काउंटर पार्टी रिस्क। वैसे गाइस कोई कमेंट नहीं है, आई थिंक सबको सब समझ में आ रहा है, और नहीं आ रहा हो तो मस्ट डू। ओके, अब हम लिमिटेशंस के बारे में बात करते हैं। एनी लिमिटेशंस? एक मिनट में पानी पी लेता हूँ, तो कोई दिक्कत हो तो बता देना। हम लिमिटेशंस के बारे में बात कर रहे थे कि क्या जरूरत पड़ी हमें फॉर फ्यूचर की या ऑप्शंस लाने की, जब हमारा फॉरवर्ड सब कुछ ठीक था। तो वजह था लिक्विडिटी रिस्क। एक्चुअली है क्या, मुझे कोई स्पेसिफाइड या कस्टमाइज्ड कॉन्ट्रैक्ट सेल करना है, इसका मुझे सेलर नहीं मिल रहा है, और किसी को बाय करना है या मुझे सेल करना है तो मेरा सेलर नहीं मिल रहा, किसी को सेल करना है तो उसको बायर नहीं मिल रहा है, क्योंकि सबकी टर्म्स एंड कंडीशन अलग अलग है। तो बहुत ही जो पॉपुलेशन साइज है ना, जो मतलब जिसे बायर सेलर बहुत कम है इसमें, और मुझे वो सेल या बाय करना चाहते हैं, उस समय पे मुझे प्रॉब्लम इस चीज की हो रही है, मुझे उस तरह के लोग नहीं मिल रहे हैं जिस तरह की चीजें मैं बेचना चाहता हूँ, जिस तरह कॉन्ट्रैक्ट में सेल करना चाहता हूँ। फर्स्टली तो लिक्विडिटी का अगर मैं ये बोलूँ तो लिक्विडिटी का पार्टिसिपेंट्स की कमी है। उस पार्टिसिपेंट्स तो हैं, मगर जो आपकी कंडीशंस को फुलफिल करें वो पार्टिसिपेंट्स की कमी है। सेकंड वन, काउंटर पार्टी रिस्क। दिस इज द मेन इशू। होता क्या है, हमने कॉन्ट्रैक्ट ओपन कर दिया, मैंने अब एक कॉन्ट्रैक्ट दे दिया कि मैं मैं एग्जाम्पल इसी को पुराने वाले को ओपन करता हूँ कि 1200 रुपये में अपनी कोई भी चीज, या मैं 1200 रुपये में कोई भी चीज आपको सेल करूंगा आफ्टर थर्ड मंथ। अगर हुआ क्या, उस समय पे 1200 रुपये का प्राइस जो है इंक्रीज हो गया बाय 300 रुपीज, और प्राइस इस मार्केट में ट्रेड हो रहा है 1500 रुपये में। अब ये कॉन्ट्रैक्ट कहीं लीगल या कोई रजिस्टर्ड तो है नहीं। सामने वाला जो इसको ये स्टॉक डिलीवर करना था, उसने वो डिलीवर नहीं किया, उसने वो मार्केट में सेल कर दिया क्योंकि प्राइस उसमें ज्यादा मिल रहा था। तो ये रिस्क है, उसने अपना जो कमिटमेंट था वो ऑनर नहीं किया, वो फुलफिल नहीं किया। उसके बाद में फिर आप केस कीजिए या मतलब पुलिस या कोर्ट के पास जाइए, तो ये एक हेक्टिक प्रोसेस था। काउंटर पार्टी रिस्क सबसे मेन रिस्क था इसमें, तो लोग अपने कमिटमेंट को फुलफिल नहीं कर रहे थे। और या मैं अदरवाइज बोलूं तो अगर 1200 की चीज 1000 रुपीज हो गया उसका प्राइस आफ्टर थर्ड मंथ, तो जो सेलर था उसने बायर को पैसे नहीं दिए। दिस इज द टू मेन रिस्क। इसकी वजह से हमें फ्यूचर का आना पड़ा, फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट पे पहुंचना पड़ा।
कि भाई फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट में तो पहली बात तो पार्टिसिपेंट्स की कमी है, और दूसरा सेकंड वन कि हमारे पास जो ऑप्शन बायर एंड सेलर है ना, वो अपने कमिटमेंट को फुलफिल नहीं कर रहे हैं। तो दैट्स द मेन थिंग, जैसे मैंने आपको पहले बताया था, टू ऑनर द ट्रांजेक्शन, बट ही इज नॉट डूइंग सो। दैट्स द मेन रीजन। नाउ अब आते हैं फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट के बारे में। मैं ज्यादा जल्दी तो नहीं बोल रहा हूँ, सारी चीजें ऐसी तो लग रही है ऊपर से जा रही हैं, कुछ समझ में ना आ रहा हो तो कोई भी चीज हो ready to ask? ओके, लेट्स मूव फॉरवर्ड। हमारे पास टाइम भी कम है और हमें कोर्स काफी कंप्लीट करना है, ठीक है। और आज का सेशन में जो मैं कवर करने की सोच रहा हूँ, मैं चाहूंगा सारा मैं कवर कर लूँ। अब हम चलते हैं फ्यूचर मार्केट की तरफ। फ्यूचर मार्केट वर इनोवेटेड टू ओवरकम द लिमिटेशंस ऑफ फॉरवर्ड्स। मैंने जैसे बताया कि फॉरवर्ड से लोग खुश नहीं थे, इसी वजह से फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट को इनोवेट किया गया। अब फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट में क्या क्या चीज है जिसकी वजह से फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट में आने वाली जो प्रॉब्लम्स हैं हम अब इस समय फेस नहीं करते। मेजर क्या है, ये भी एक एग्रीमेंट है सेम एज द फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट, बट ये एग्रीमेंट ऑर्गेनाइज्ड है, मतलब इसे कोई मॉनिटर भी कर रहा है। मेन चीज तो ये, क्योंकि फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट में कोई मॉनिटरिंग सिस्टम नहीं है। जनरली लोग आपस में कर रहे हैं, या मतलब ओवर द काउंटर से कोई ना एक क्लब बन गया वो कर रहे हैं, उस तरह से कर रहे हैं। मगर यहाँ पे क्या ऑर्गेनाइज्ड है, मॉनिटर्ड है बाय द एक्सचेंज। और इसमें क्या है, हम फॉरवर्ड में क्या होता था कि हम किसी भी टाइप की क्वांटिटी, कोई भी क्वांटिटी, एक क्वांटिटी, दो क्वांटिटी, 10 15 किसी भी एक साइज की क्वांटिटी हम सेल बाय कर सकते थे। मगर यहाँ पे पार्टिसिपेंट्स आज स्टैंडर्डाइज्ड, मगर आपको क्वांटिटी फिक्स हो गई कि आपको लॉट साइज, जैसे मैं इसमें फ्यूचर में जाऊँ या निफ्टी का लॉट क्या है 75 का, अगर आपको फ्यूचर सेल करना है या बाय करना है तो 75 के लॉट में करेंगे। 75 क्वांटिटी आपको बाय या सेल करनी पड़ेगी। अगर आप सोचो मैं 71 या 10 क्वांटिटी मुझे बाय करनी है फ्यूचर की, आप कर सकते हो? नहीं कर सकते हो, क्योंकि फ्यूचर एक स्टैंडर्ड है कि इतना पैसा या इतने क्वांटिटी आपको बाय या सेल करनी ही पड़ेंगी। अदर रिमेन थिंग आर सेम, कि ये भी एक एग्रीमेंट है जो फ्यूचर डेट के लिए एग्रीड प्राइस, आज हमने वो प्राइस एग्री कर लिया कि इस प्राइस पे मैंने बाय सेल कर लिया। मैं एग्जांपल लूं, अगर निफ्टी का प्राइस क्या चल रहा है 14,700 या 800, यही है। इस पे अगर फ्यूचर 14,800 चल रहा है, मैंने बाय कर लिया 14,800, तो मैंने क्या किया, जो एक्सपायरी है अप्रैल की एक्सपायरी 29 अप्रैल की एक्सपायरी का फ्यूचर मैंने एक बाय कर लिया। तो अगर मैं एज्यूम करूं 14,800 पे, तो इस प्राइस पे इससे अगर ऊपर होगा, अगर मैंने बाय किया है तो इससे अगर ऊपर होगा तो हमको इसमें बेनिफिट होगा इस ट्रांजैक्शन के अंदर, और इससे अगर नीचे हुआ तो हमें इसमें लॉस होगा। मगर इसमें ऐसा नहीं हो सकता कि अगर इसमें नीचे, बायर के केस में अगर मैं बायर हूं, मैंने इसमें बाय किया है और इससे अगर नीचे हुआ तो इसको मैं सेल ही ना करूं, ये पॉसिबल नहीं है। या मैं सेलर हूं, अगर मैंने सेल किया है और यहाँ से प्राइस ऊपर है 15,200 हो गया, तो मैं बाय ना करूं। यू हैव टू ऑनर, क्योंकि ये लीगलाइज्ड एंड स्टैंडर्डाइज्ड है, तो आपको ये करना पड़ेगा। यू डोंट हैव चॉइस टू डू। हाँ, क्योंकि इसको एक बॉडी मॉनिटर कर रही है। सिंपली फ्यूचर स्टैंडर्डाइज्ड, एक क्वांटिटी डिसाइडेड है। जैसे फ्यूचर के केस में, निफ्टी के केस में क्या है 75 है, बैंक निफ्टी के केस में 25 है। एक लॉट साइज डिसाइडेड है, और जो एक एक्सचेंज में ट्रेड होते हैं। ओके, तो फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट में ये बेनिफिशियल क्यों है? फर्स्टली इसमें काउंटर पार्टी रिस्क नहीं है, और सेकेंडली इसमें पार्टिसिपेंट्स काफी है। इसमें वॉल्यूम है तो हमें बाय एंड सेलिंग में कोई इशू नहीं है, और हमें अपना प्राइस देखने के लिए ऐसा नहीं है कि मैंने आज बाय कर लिया तो उस समय पे हमें सेलर नहीं मिलेगा, या सेल कर लिया तो बाय नहीं मिलेगा। रीजन क्या है, एक इसमें जीरो सम गेम है। तुमने अगर बाय किया है तो किसी ने सेल किया होगा जब भी आपने बाय किया है, वो कॉन्ट्रैक्ट ओपन है। और मैंने अभी अर्लियर अभी बताया
सभी को अपने कॉन्ट्रैक्ट क्लोज करने होंगे एट द टाइम ऑफ एक्सपायरी। अगर नहीं करोगे तो ये कॉन्ट्रैक्ट बाय द एक्सचेंज या बाय द मॉनिटरिंग बॉडी क्लोज कर दिए जाएंगे। तो यू डोंट हैव चॉइस, तो आपके जितने बायर हैं उतने ही सेलर। तो ऐसा नहीं होगा आपका कोई कॉन्ट्रैक्ट आप चाहते हो और वो क्लोज ना हो। सिंपली फ्यूचर आर स्टैंडर्डाइज्ड फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट एंड दे आर ट्रेडेड ऑन एक्सचेंज। हाँ, मेन थिंग क्या है, अब देखो होता क्या है कि ये कौन रिस्पॉन्सिबल होगा, अकाउंटेबल कौन होगा कि अगर मेरा कॉन्ट्रैक्ट ओपन रह गया तो इसका अकाउंटेबल होगा क्लियरिंग हाउसेस जो सेटल करते हैं सारे ट्रेड्स को। देख रहे कौन कौन इस समय क्या है, सीडीएसएल। सीडीएसएल इज वन ऑफ द सीडीएसएल जो क्लियरिंग हाउस करता है, क्लियरिंग करता है सारे ट्रेड्स को। वो गारंटी लेता है कि आपके ट्रेड या जो आपके कॉन्ट्रैक्ट है वो ओपन नहीं होंगे। Who buy the future contract take a long position। इसमें जनरली हम बात करते हैं लॉन्ग और शॉर्ट के टर्म में, फॉरवर्ड या फ्यूचर्स में या ऑप्शंस में। बाय सेल करते हैं इक्विटी में, बाय सेल के हमने पूरा पैसा दिया है, यहाँ पे हम लॉन्ग किया है कुछ प्रीमियम देखे, या शॉर्ट किया है कुछ प्रीमियम हमने देखे। तो इट्स लाइक दैट मेरे पास वो चीज नहीं है मगर फिर भी हम बेच सकते हैं। इक्विटी में कर सकते हैं, एसबीआई के शेयर अगर मेरे पास नहीं है तो क्या मैं बेच सकता हूँ? मैं नहीं बेच सकता, ठीक है। मगर निफ्टी या एसबीआई का फ्यूचर, एसबीआई शेयर नहीं है फिर भी मैं एसबीआई का फ्यूचर जरूर बेच सकता हूँ। तो इसलिए जब मार्केट नीचे आ रही होती है, जब भी जो फॉरवर्ड में या फ्यूचर या ऑप्शंस में काम कर रहे हैं वो पैसा कमा लेते हैं, और जो कैश मार्केट में होते हैं उन्हें पैसा लूज करने के अलावा कोई ऑप्शंस नहीं होते। आज के टाइम में लोग काफी अवेयर हैं, मगर फॉरवर्ड या फ्यूचर से पहले या डेरिवेटिव से पहले लोगों के पास ये ऑप्शंस नहीं थे कि मार्केट को नीचे आने पर पैसा कमा सके। वो केवल एवरेजिंग कर सकते हैं मगर वो नीचे जाने पर इंस्टेंट पैसे नहीं कमा सकते। ये फैसिलिटी दी हमें डेरिवेटिव्स ने। अगर मैं की पॉइंट्स की बात करूं फ्यूचर के अंदर, तो जो हमें याद रखने वाले वो है, पहली बात तो ये दो पार्टी के बीच में कॉन्ट्रैक्ट है जो एक्सचेंज के थ्रू होता है। ये हम आपस में नहीं कर सकते। ऐसा नहीं हो सकता मैं निफ्टी को दो इंसान मिलकर बाय सेल कर लें, ये पॉसिबल नहीं है। आपको एक्सचेंज की जरूरत पड़ेगी। एक्सचेंज एक प्लेटफॉर्म प्रोवाइड किया हुआ है जिसके ब्रोकर के थ्रू आप कर सकते हैं, जिसको कोई भी ब्रोकर हो आपका उसके थ्रू आप कर सकते हैं। एक सेंट्रलाइज्ड ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म है एक्सचेंज जिसे हम बोलते हैं, उसी पे कर सकते हैं। अदर्स कोई भी हम प्लेटफॉर्म पे हम ट्रेड नहीं कर सकते हैं। सेकंड वन, प्राइस कौन डिसाइड करता है कि निफ्टी का प्राइस क्या होगा? ये बायर एंड सेलर डिसाइड करते हैं। एक फॉर्मूला एनएसई ने दे दिया कि फ्यूचर ये होना चाहिए, मगर क्या वो एक्चुअल फॉर्मूले पे होता है? होता क्या है, एक चीज होती है उसकी एक्चुअल वैल्यू। क्या कोई भी चीज कभी भी एक्चुअल वैल्यू पे होती है? या तो वो चीज अंडर वैल्यूड होगी या ओवर वैल्यूड होगी, मगर बहुत रेयर होगा कि वो चीज एक्चुअल वैल्यू पे होगी। दिस इज द मेन थिंग कि बायर सेलर मेनली ये डिसाइड करते हैं कि हमें कौन सा प्राइस होना चाहिए या क्या प्राइस होना चाहिए, ये सब चीजें ये डिसाइड करेंगे। एंड अदर वन, मार्जिन आर पेबल बाय बोथ द पार्टीज। देखो ऐसा है, मैं बायर हूँ तो मुझे भी कुछ मार्जिन एक्सचेंज को देना होगा ताकि मैं ऑनर को या मतलब एक्सचेंज को ये बिलीव हो कि ये अपना कॉन्ट्रैक्ट फुलफिल करेगा, ये कमिटमेंट फुलफिल करेगा। दैट्स वाई, और सेलर को भी अपना एक मार्जिन या एक कुछ प्रीमियम, कुछ अमाउंट जो एक्सचेंज डिसाइड किया हुआ है वो देना होगा। ये सारी डिटेल्स हम आगे बताएंगे वीडियो में कि कितना मार्जिन देना होता है, कितना पैसा चाहिए। मगर अभी के लिए इतना पता होना चाहिए हमें कि मार्जिन पे ट्रेडिंग करते हैं, मार्जिन ट्रेडिंग कहते हैं इसे हम। तो डेरिवेटिव ट्रेडिंग को वन ऑफ द मार्जिन ट्रेडिंग भी कहते हैं। और लास्ट वन, क्वांटिटी डिसाइड होती है। तो क्वांटिटी हम ये नहीं कर सकते कि फ्यूचर है एक निफ्टी का, उसको हम 70 लॉट खरीदने, हम ये 70 लॉट खरीद सकते हैं, 70 क्वांटिटी नहीं खरीद सकते। फिर एक लॉट में 75 क्वांटिटी और 75 की मल्टीपल में खरीद सकते हैं। ऐसा नहीं है ये 130 क्वांटिटी खरीदनी है, नो, आपको 150 ही खरीदनी पड़ेगी या 150 ही सेल करनी पड़ेगी। उसी रेशियो में आपको बाय या सेल करना पड़ेगा। तो दिस इज द मेन थिंग वी हैव टू रिमेम्बर अबाउट द फ्यूचर। मैंने फ्यूचर क्लियर कर दिया आपको। मैं अच्छा तो हम बताते हैं हम कहाँ कहाँ पहुंचे उसमें पहुंचते हैं। हमने ओवरव्यू बता दिया डेरिवेटिव का क्या क्या होता है, ठीक है। ऑप्शंस
डेरिवेटिव में फॉरवर्ड फ्यूचर ऑप्शंस होते हैं, ऑप्शन के बारे में डिस्कस करेंगे अभी हम। ठीक है, स्वेप्स के बारे में डिस्कस नहीं कर रहे हैं, किसी को अगर चाहिए तो वो कमेंट कर दे, मैं पर्सनली बता दूंगा कमेंट में, क्योंकि वो अभी मार्केट में ट्रेड नहीं होता है। ट्रेड नहीं होता है तो हमें केवल ट्रेडिंग प्रोस्पेक्ट से बात कर रहे हैं, इसी वजह से हम स्वेप्स के बारे में बात नहीं कर रहे हैं। इंटरेस्ट रेट स्वैप भी होता है, काफी सारे होते हैं। अगर हम जो मेनली जो कोर्स डिजाइन किया हुआ है वो केवल स्टॉक मार्केट के बारे में है, और एनएससी बीएससी जो मेरे लिए फ्यूचर एंड ऑप्शन, मेरा फोकस्ड है इंडेक्स फ्यूचर एंड ऑप्शंस पे। मैं कमोडिटीज पे भी नहीं जा रहा हूँ कि कमोडिटीज पे भी ऑप्शंस ट्रेड होते हैं, करेंसी में भी होते हैं, मगर मेरा फोकस जो है इंडेक्स ऑप्शंस या स्टॉक ऑप्शन पे। मगर ऐसा नहीं है कि करेंसी में या कमोडिटी में इसकी डेफिनेशन बदल जाएगी। कमोडिटी में भी फॉरवर्ड की डेफिनेशन सेम रहेगी, या करेंसी में जो स्टॉक्स में है, या फ्यूचर ऑप्शंस की जो भी डेफिनेशन सब सेम होंगी, चीजें नहीं बदलेंगी, बस थोड़ा सा पैटर्न ट्रेडिंग का चेंज हो जाता है। जो कमोडिटी या करेंसी में ट्रेड करता है उन्हें पता होगा उसके बारे में, मगर बेसिक्स नहीं चेंज होंगे, बेसिक्स विल बी सेम। ओके, आई थिंक अभी तक हमें कोई डाउट्स नहीं है, और हमने फाइनली फर्स्ट आवर ऑलमोस्ट कंप्लीट कर लिया है, फर्स्ट आवर ऑफ द वीडियो। नेक्स्ट सेशन पे चलते हैं, ऑप्शंस। बहुत ही नया मार्केट के अंदर लोग ज्यादातर आजकल ऑप्शन ट्रेडर बनना चाह रहे हैं, ऑप्शंस में काम करना चाह रहे हैं, क्योंकि एक मिथ क्रिएट की हुई है कि ऑप्शंस में काम करके आप कम पैसे में ज्यादा पैसे कमा सकते हैं। दिस इज द वे, कहते हैं यही है एक रास्ता एक आदमी को अमीर बनने का। जनरली ये एक मिथ क्रिएट की हुई है, तो इस वजह से काफी लोग ऑप्शन ट्रेडिंग, और लॉकडाउन से बहुत लोग ऑप्शन ट्रेडिंग में आ गए हैं। ऑप्शन ट्रेडिंग मैंने बहुत लोगों ने जॉब भी छोड़ दी है, लॉकडाउन से जिन्होंने पैसा कमाया तो वो सोचते हैं अगर मुझे 50,000 60,000 70,000 जॉब में मिल रहा है और मैं 2 लाख रुपए ऑप्शन में महीने का कमा रहा हूँ, मैं जॉब क्यों करूँ, मैं फुल फ्लैश करता हूँ 2 लाख की 4 लाख भी कमा सकता हूँ। तो इस वजह से लोग ऑप्शन ट्रेडिंग में ज्यादा आ रहे हैं। तो दिस इज द मेन रीजन कि अब ऑप्शन ट्रेडिंग में लोगों के पार्टिसिपेंट बहुत बढ़ रहे हैं, वॉल्यूम काफी बढ़ गया ऑप्शंस में। इसी वजह से मार्केट आजकल अनयूजुअली बिहेव कर रही है। पहले मार्केट में जो काफी पुराने लोग होंगे उन्हें पता होगा मार्केट की मूवमेंट, बैंक निफ्टी की ज्यादा से ज्यादा 300-400 पॉइंट होती थी, और निफ्टी की 50 60 70 मैक्स होती थी इंट्राडे मूवमेंट। और आज के टाइम में 200 250 300 पॉइंट तक की निफ्टी मूवमेंट, या 1000 700 800 पॉइंट तक की बैंक निफ्टी मूवमेंट आम हो गई है। इट्स नॉट अनयूजुअल। रीजन ये है पार्टिसिपेंट्स बढ़ गए और सभी लोग ना पैसे कमाने के लिए आए। ये तो पॉसिबल है नहीं, ये तो जीरो सम गेम, कोई कमाएगा तो कोई कमाएगा। कमाएगा प्रोबेबिलिटी में बात करता हूँ अगर मैं, तो जिसके पास नॉलेज अच्छी होगी, जिसके पास इंफ्रास्ट्रक्चर अच्छा होगा, वो पैसे कमाएंगे, और जिनके पास नॉलेज और इंफ्रास्ट्रक्चर की कमी होगी वो पैसे कमाने की प्रोबेबिलिटी उसकी बढ़ जाएगी। इसका मेन थिंग। तो ऑप्शंस के बारे में बात करते हैं। ऑप्शन इज लाइक अ कॉन्ट्रैक्ट लाइक फ्यूचर एंड फॉरवर्ड, मगर हियर इज द राइट। अभी तक हम क्या कर रहे थे, फ्यूचर था, फॉरवर्ड था, हम एम्फेसाइज कर रहे थे आपको ये कॉन्ट्रैक्ट क्लोज करना है, आपको ये बिना इसके क्लोज किए आप काम नहीं कर सकते। मतलब आपकी फॉर्मेट में था तो वो रिस्क हो गई थी, फ्यूचर में आप क्लियरिंग हाउसेज या एक्सचेंज आपकी पोजीशन को स्क्वायर ऑफ करके कॉन्ट्रैक्ट क्लोज कर देगी, मगर ऑप्शंस में ऐसा नहीं है। ऑप्शन में आपको राइट दिया जाता है। मैं आपको एक डिफरेंस बताता हूँ राइट और ऑब्लिगेशन में। देखिए, अगर मैंने आपसे जस्ट लाइक मैं लेमन टर्म में बात करूं तो ऑप्शन क्या होता है, ऑप्शन का नाम, ऑप्शन नाम से भी समझ सकते हैं। ऑप्शन का नाम क्या है, अगर तुम्हें अच्छा लग रहा है तो चूज करो, नहीं लग रहा है तो मत करो। ऑप्शन ये तो होता है। मगर ऑब्लिगेशन क्या है, आई हैव टू फुलफिल वट एवर द, अच्छा लगे या नहीं लगे, आपको करना, आपको प्रॉफिट हो रहा हो या लॉस हो रहा हो, आपको अपना कमिटमेंट फुलफिल करना पड़ेगा। तो फॉरवर्ड फ्यूचर केस में आपकी ऑब्लिगेशन है, ऑप्शन में आपका राइट है। जस्ट राइट, आपको अगर प्रॉफिट आ रहा है तो आप फुलफिल कीजिए अपना कमिटमेंट, नहीं आ रहा है तो नहीं कीजिए।
देयर इज नो कि मतलब आपको ये स्क्वायर ऑफ करनी ही पड़ेगी, पोजीशन जो बाय की है सेल करनी पड़ेगी, तो नॉट एन इशू। मैं ये बताऊंगा क्यों। फर्स्टली राइट और ऑब्लिगेशन में आपको डिफरेंस समझ में आ गया होगा कि ऑप्शंस आपको राइट देते हैं और फ्यूचर एंड फॉरवर्ड ऑब्लिगेशन, मगर ऑप्शंस में कुछ जगह आपको ऑब्लिगेशंस भी होती हैं। फॉरवर्ड option is a contract that gives the right but not an obligation to buy or sell the underlying assets on or before started day। यहाँ पे दो वर्ड यूज किया हुआ है मैंने, ऑन और लाइक दिस, ऑन या और हो रही है ना, आई थिंक हाँ हो रही है। ऑन और ये दो वर्ड है, या तो उस डेट पे एक्सपायरी डेट जिसे हम बोलते हैं, या उससे पहले हम उसे बाय या सेल कर लें, उसके बाद में वो कॉन्ट्रैक्ट ट्रेडेबल नहीं होगा। ओके, इसमें दो चीजें होती हैं ऑप्शंस में, एक तो हम लॉन्ग पोजीशन लेते हैं या शॉर्ट पोजीशन लेते हैं। जो बायर है दैट इज कॉल्ड लॉन्ग होल्डर ऑफ ऑप्शन कह सकते हैं, लॉन्ग पोजीशन बोल सकते हैं, बायर बोल सकते हैं। जो भी पार्टी बाय कर रही है उसे हम बायर बोलते हैं, और दिस इज कॉल्ड द लॉन्ग पोजीशन या होल्डर ऑफ ऑप्शन। और जो पार्टी सेल कर रही है उसे हम राइटर बोलते हैं। राइटर क्यों बोलते हैं? रीजन है कि आई हैव, मेरे पास वो चीज है नहीं। एक्चुअली क्या है, बायर क्या है, ऑप्शन बाय किया मैंने, तो मैंने क्या किया, किसी स्ट्राइक का या निफ्टी का, अगर मैं एग्जांपल लूं, निफ्टी का मैंने 40,800 मार्केट चल रहा है, मैंने 15,200 का ऑप्शन बाय किया, थोड़ा सर्टेन कुछ प्रीमियम दे दिया, मैंने बाय कर लिया उसको। तो मैं क्या एक्सपेक्ट करूंगा, अगर मैं उस कॉन्ट्रैक्ट को क्लोज नहीं करूं बिफोर द एक्सपायरी, और मैंने इससे 15,200 लेके बाय करके छोड़ दिया उसको, मार्केट में समझाता हूँ कि क्या एक्सपेक्टेशंस होती हैं बायर की या सेलर की, क्या क्या एक्सपेक्टेशंस होती हैं। हैव अ लुक। अगर हमने 15,200 का प्रीमियम बाय किया है, फिक्स प्राइस ले लेते हैं 70 रुपीज में। अब मेरी एक्सपेक्टेशंस क्या है कि अगर 29 अप्रैल का फ्यूचर हमने बाय किया, उसका 29 तो मेरे एक्सपेक्टेशंस है 29 अप्रैल जो फ्यूचर प्राइस है उसका कम से कम 52,070 या 52,080 या 53,000, 15,300, 15,500 तक होना चाहिए। प्राइस इस प्राइस से ऊपर होना चाहिए, ताकि क्या होगा, मैं इस मार्केट में जो मेरे पास है इस पे खरीद के आपको 15,500 पे मार्केट रेट पे सेल कर दूं। ये मेरी एक्सपेक्टेशंस है बायर की। और जिसने ये सेल किया होगा वो क्या चाहेगा कि मेरा है 29 अप्रैल को अगर दोनों ही मतलब कॉन्ट्रैक्ट एक्सपायरी को सेटल हो, 29 अप्रैल को ये प्राइस 52,000 से नीचे हो, तो क्या होगा। अब कोई ये तो करे, बायर ये तो नहीं करेगा ना कि 52,000 का खरीद के, क्योंकि बायर को क्या है, राइट है, पहली बात राइट है, तो मुझे फर्क नहीं पड़ता कि ऑप्शन में मुझे कोई बाउंडेशन नहीं है, मुझे हैव टू फुलफिल, मेरा मन करेगा मैं फुलफिल करूंगा, नहीं करेगा तो नहीं करूंगा। मैं फुलफिल कब करूंगा, जब मेरा प्राइस 15,200 से, क्योंकि मैंने ना तो अभी तो कुछ खरीदा है ना प्रीमियम सेल किया है, मैंने एक प्रीमियम दिया है, एक ऑप्शन बाय किया कि अगर इससे ऊपर होगा तो मैं प्रोसेस कैसे होगी है। पहले मैं पूरा प्रोसेस जाने, जनरली हम क्या करते हैं, हमें इतना पता होता है कि 15,200 का मैंने 70 में बाय किया है, अगर एक्सपायरी वाले दिन 100 रुपए पर हुआ तो मैंने ये सेल कर दिया, या 15,300 ये प्रीमियम 170 रुपए हो गया तो मैंने सेल कर दिया। इसका पूरा प्रोसेस क्या है ये हमें जानना बहुत जरूरी है। तो जनरली को लोगों को छोटी छोटी चीजें नहीं पता होती हैं। होता क्या है
आपने अभी तक कुछ नहीं किया है, आपने अभी तक केवल क्या किया हुआ है, एक प्रीमियम कॉल ऑप्शन बाय किया हुआ है। मैं अभी बात कर रहा हूँ कॉल ऑप्शंस की, ठीक है। ये ऑप्शन बाय किया हुआ है आपने कि इस प्राइस पे, ओ अभी हम कॉल या पुट पे पहुंचे नहीं है, अभी केवल ऑप्शन पे पहुंचे हैं, तो मैं अभी इंक्लूड नहीं कर रहा हूँ कॉल पुट को, काफी कंफ्यूजन हो जाएगा। तो केवल 15,200 का हमने ऑप्शन बाय किया हुआ है, तो इससे ऊपर होगा प्राइस तो हम इसे सेल कर देंगे, इससे नीचे होगा तो हम बाय कर देंगे। इसके बारे में डिटेल्स में कैसे हुआ मैं ऑप्शंस में बताऊंगा, अभी नहीं, अभी ना थोड़ा सा कंफ्यूजन हो जाएगा आप लोगों के लिए। अभी इतना समझिए कि मार्केट बायर के लिए 52,000 से ऊपर होगा तो हम सेल करेंगे ऑप्शन बायर के लिए, ऑप्शन सेलर के लिए से नीचे होगा तो उसे बेनिफिट होगा। बेनिफिट लाइक सेम फॉरवर्ड फ्यूचर, प्राइस ऊपर है बेनिफिट, प्राइस नीचे है तो सेल। मगर जो प्राइस जो है स्ट्राइक प्राइस जो जिस प्राइस का हमने बाय किया उससे ऊपर है, अगर उससे नीचे है तो हमें लॉस है। ओके, शॉर्ट पोजीशन के लिए जिसने बाय किया तो सेकंड पार्टी शॉर्ट होगी, तो शॉर्ट के लिए क्या होगा, प्राइस अगर नीचे है तो हमारे लिए बेनिफिट है, प्राइस ऊपर है तो हमारे लिए लॉस है। ओके, now, अब बात करते हैं टाइप्स ऑफ ऑप्शंस की, कॉल ऑप्शंस एंड पुट ऑप्शंस। ऑप्शन में एक चीज बता दूं, मैंने अभी राइट के बारे में बात किया है, ऑप्शन बायर के पास केवल राइट होता है, ऑप्शन सेलर को ऑब्लिगेशंस फुलफिल करनी पड़ेंगी, अपना जो कमिटमेंट है फुलफिल करना पड़ेगा। अगर सेलर के पास बायर आया तो सेलर ये नहीं बोल सकता कि नहीं मैं आपको वो ये चीज जो आप मुझसे मांग जिसका कमिटमेंट मैंने किया था फुलफिल नहीं करूंगा। बायर बोल सकता है, सेलर नहीं। जस्ट लाइक दैट, एक एग्जांपल लूं कि मैंने मेडिकल इंश्योरेंस लिया, मैंने प्रीमियम दे दिया जो भी अमाउंट था, मगर मेरे को कोई प्रॉब्लम हुई नहीं तो मैं इंश्योरेंस कंपनी के पास गया ही नहीं। तो उसका मतलब ये नहीं है कि कभी अगर मैं इंश्योरेंस कंपनी वाले के पास जाऊं तो वो मना कर दे कि नहीं मैं अपना कमिटमेंट फुलफिल नहीं कर रहा, मैं आपको इलाज के पैसे नहीं दे सकता, अनलेस उसके पास एक कॉन्ट्रेक्चुअल ना हो कि ये इसमें इंक्लूड नहीं होता, ये चीज अलग है। अगर उसके में सब कुछ है तो उस कंपनी को आपको देना ही पड़ेगा, उसकी वो ऑब्लिगेशन है, मगर आपका राइट है। आप बीमार पड़े तो गए, नहीं पड़े तो नहीं गए। इट्स लाइक दैट कि मिनट अगर प्राइस इससे ऊपर हुआ तो ऑप्शन बायर सेलर के पास गया, नहीं गया तो नहीं हुआ, वो नहीं गया उसके पास में तो नहीं गया, तो उसको कोई जरूरत ही नहीं फुलफिल करने की। अब हम टाइप्स ऑफ ऑप्शन के पास पहुंच चुके हैं। आई थिंक अभी तक कोई इशू है किसी को, जो भी लोग देख रहे हैं। अच्छा देखिए, अब मैं आगे नहीं पूछने वाला हूँ किसी को क्या दिक्कत है, किसी को भी हो कमेंट कीजिए, और मुझे अपने फ्लो को मैं नहीं तोड़ूंगा क्योंकि फर्स्ट क्लास है इसलिए मैं पूछ रहा हूँ। आने वाली क्लासेस में किसी से नहीं पूछने वाला हूँ किसी को कोई इशू है या नहीं है। किसी को है तो अपने आप कोई भी कमेंट करके बता सकता है ये हमको इशू है, आई विल डेफिनेटली टू आंसर। ओके, सो फाइन। नाउ कॉल ऑप्शंस, कॉल ऑप्शंस में क्या है, बायर को राइट होता है। देखो कॉल हो या पुट हो, पहली चीज ना मैं जब एमबीए में था मेरे को ना बहुत कंफ्यूजिंग होती कॉल ऑप्शन से पुट ऑप्शन की डेफिनेशन, मुझे दोनों सेम लगती थी। रीजन क्या है, स्टार्टिंग में देखो दोनों ऑप्शन की डेफिनेशन को यहाँ से, विच गिव्स बायर अ राइट टू बाय, राइट टू तक देखेंगे, विच गिव्स बायर राइट टू, यहाँ पे भी विच गिव्स बायर राइट टू, यहाँ तक तो सब सेम है। मगर यहाँ पे क्या है, कॉल ऑप्शन में राइट टू बाय का ऑप्शन दिया गया है, मगर पुट ऑप्शन में राइट टू सेल का ऑप्शन दिया गया है। And the remaining thing are also same. The underlying assets, the underlying assets. एक ये वर्ड, सिंपल सा वर्ड हमें केवल डेफिनेशन को बदल रहा है। यहाँ पे बाय है, राइट टू बाय, सीधा सीधा यहाँ राइट टू बाय आ गया वो कॉल है, राइट टू सेल आ गया वहाँ पुट है। अगर मेरे को ये अधिकार मिल गया बाय करने का कि मैं भविष्य में इसे बाय कर सकता हूँ किसी भी चीज को, तो मुझे कब बेनिफिट होगा, जब प्राइस ऊपर जाएगा क्योंकि मेरे बाय को बेनिफिट है। अगर मुझे किसी को राइट मिल गया सेल करने का कि इस डेट को इस प्राइस में मैंने ये चीज सेल कर दी है, जिसका राइट है, तो मुझे कब बेनिफिट होगा, जब उसका प्राइस उस प्राइस से उस स्ट्राइक प्राइस से नीचे जाएगा।
अभी लोग ना काफी लोग कंफ्यूज होंगे स्ट्राइक प्राइस। स्ट्राइक प्राइस से वर्ड यूज कर रहा हूँ, वो क्या है क्या? अगर मार्केट 14,800 चल रहा है और आपको लग रहा है कि मार्केट, देखो पहले ही मैंने बोला था कि डेरिवेटिव में फॉरवर्ड को छोड़ के सारी चीजें स्टैंडर्डाइज्ड हैं। स्टैंडर्डाइज मतलब फ्यूचर हुआ है, ऑप्शंस हुआ है। आप ये नहीं बोल सकते कि मुझे 14,745 की कॉल ऑप्शन चाहिए, या मुझे लग रहा है 14,745 हो सकता है प्राइस ऑन 29 अप्रैल को, तो आप क्या करोगे? देखो मैंने बोला था ट्रेडर या स्पेकुलेटर क्या करते हैं, व्यू बनाते हैं। अब मैंने व्यू बनाया है कि मैं 14,800 पे मुझे एक्सपेक्टेशन है मार्केट यहाँ से ऊपर जाएगी और मैं पैसा कम खोना चाहता हूँ, तो मैं क्या करूँ? मुझे पैसे कमाने और मुझे लूज कम करने। अगर मैं व्यू रॉन्ग हुआ, मेरा कोई प्रोबेबिलिटी है जो लूज ऑफ मनी की, वो कम करनी है। हम यहाँ पे क्यों हैं? मैं यहाँ पे ये कोर्स प्रोवाइड किया है, जो नॉलेज दे रहा हूँ, इसलिए नहीं दे रहा हूँ कि आप जाके पैसे कमाएं। मैं केवल इसलिए दे रहा हूँ जो आप लॉसेस दे रहे हैं वो कम हो सके, जस्ट टू कट द लॉसेस। लॉसेस कम होंगे, प्रॉफिट अपने आप मैक्सिमाइज हो जाएगा। सिंपल, वाइस वर्सा है। ठीक है, तो ये स्ट्राइक प्राइस में तो अगर 14,800 मुझे फ्यूचर लग रहा है 29 अप्रैल को, 700 चल रहा है, तो मैंने क्या किया 14,800 की 800 को बाय करना है मेरे को, तो उसका ऑप्शन बाय कर लिया कि अगर वहां तक आएगा और मेरे प्राइस से ऊपर होगा 800 में सेल कर दूंगा, नहीं होगा तो नहीं करूंगा। ये जो प्रीमियम दिया, इस तरह से ऐसे मत समझो कि ये आपने कुछ मतलब इसका फ्यूचर बाय किया है। फ्यूचर बाय नहीं किया है आपने, मगर हाँ अगर आप स्ट्राइक प्राइस प्लस प्रीमियम को ऐड करेंगे तो फ्यूचर बन जाएगा। उस समय का क्या एक्सपेक्ट कर रहे हो? अगर आपको 14,800 का प्रीमियम 70 रुपये में मिलता है, तो 40,870 से ऊपर जो भी प्रीमियम जाएगा वो आपका प्रॉफिट है, उससे नीचे आपको लॉस है। अंडरस्टैंडिंग यही है और यही बनती है। 14,800 से ऊपर जो भी जा रहा है, स्ट्राइक से मैं यहाँ बताता हूँ आपको। मैं वर्ड यूज नहीं कर रहा हूँ तो हो सकता है लोगों को दिक्कत होगी तो बता देंगे, नहीं अभी तक नहीं बताया। तो 14,700 स्पॉट चल रहा है, ठीक है, और 14,800 मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूँ कि 20 अप्रैल को ये यहाँ पे स्पॉट हो सकता है। तो मैं पैसे कैसे कमाऊँ? एक ऑप्शन तो ये है कि मैंने डायरेक्टली फ्यूचर खरीद लिया 14,700 का, कि अब जहाँ से इतना ऊपर जाएगा 800 में सीधे सीधे 100 रुपये मिल जाएंगे। मगर मैं थोड़ा सा कंजर्वेटिव हूँ, मैं इतने पैसे नहीं दे सकता कि यहाँ से अगर नीचे चला गया तो, यहाँ से 200 पॉइंट नीचे चला गया तो मेरा 200 रुपये का नुकसान हो जाएगा सीधा सीधा। और उसमें ये तो लॉट में काम होता है, इसमें तो 75 का लॉट भी है। अगर स्पॉट इसका एक्चुअली स्पॉट तो हम ट्रेड नहीं कर सकते, फ्यूचर हो, स्पॉट ट्रेडेबल नहीं है। ठीक है, 29 अप्रैल। अब यहाँ से अगर 200 पॉइंट, अगर इसका लॉट कितने का 75 का, यहाँ से 200 पॉइंट नीचे चला गया तो कितना नुकसान होगा? मैं 100 पॉइंट पे 7500 का नुकसान हो रहा है, 200 पॉइंट पे 15,000 का नुकसान हो सकता है। लॉस कितने का हो सकता है? 15,000 का। और मैं नहीं चाहता मैं इतना लॉस करूँ 200 पॉइंट नीचे जाने पे। ठीक है, तो मैंने क्या किया, अब मैं चाहता हूँ 4800 पे 14,800 के ऊपर मुझे प्रॉफिट होगा, तो मैं एक्सपेक्ट ये कर रहा हूँ, तो मैंने वो उसका कॉल ऑप्शन बाय कर लिया। मैं स्पेसिफाइड बात कर रहा हूँ, तो मैंने बता चुका हूँ आपको कॉल ऑप्शन और पुट ऑप्शंस क्या होते हैं। अभी इनमें कोई कंफ्यूजन है तो आप पूछ सकते हैं। $14,800 जस्ट लाइक दिस का कॉल मैंने बाय किया 70 रुपीज में। अब मार्केट यहाँ से 200 पॉइंट नीचे गिर जाती है या 500 पॉइंट नीचे गिर जाती है, मेरा जो लॉस होगा
70 मल्टीप्लाई बाय द 75 कितना हुआ? जस्ट मिनट में कैलकुलेट कर लेता हूँ, ओपन करते हैं। ओके, मार्केट में मैंने 70 रुपीज दिए और मेरे को ऑब्लिगेशन तो है नहीं, मेरे को राइट है। तो मेरा मैक्सिमम जो लॉस हो सकता है, जो मैंने मार्केट को दे दिया है, वो है 5250। इससे मैक्स लॉस नहीं हो सकता मेरे को। कितना अब मगर अगर मुझे 14,800 से जितना भी प्राइस ऊपर जाएगा वो मेरा प्रॉफिट है। देखिए कितनी अच्छी डील है। मेरे को यहाँ से मार्केट कितना भी नीचे जाए, मेरा मैक्सिमम लॉस कितना है? 5250। अगर मैं यही फ्यूचर में होता तो अगर 200 पॉइंट नीचे जाने पे 15,000 रुपये मेरा लॉस था और 400 पॉइंट चला जाता तो यही लॉस 30,000 हो जाता। मगर ये यहाँ से 1000 पॉइंट ही नीचे चला जाएगा, मेरा लॉस यही रहेगा 5250। इसलिए लोग ऑप्शंस के स्ट्राइक में काम करते हैं। फ्यूचर से ज्यादा वॉल्यूम ऑप्शंस में इसी वजह से होता है क्योंकि वहां पे जो प्रोबेबिलिटी ऑफ लॉस या प्रोबेबिलिटी लॉस की फिक्स हमें पहले से पता होता है। कितना भी नीचे जाए या कितना भी मेरे अगेंस्ट चला जाएगा, मैं बाहर हूँ इस केस में, तो मेरे को लॉस होने के चांसेस इतने ही हैं। मगर इन केस अगर मैं सेलर हूँ तो यही चीज जस्ट अपोजिट हो जाती है। अगर मैं कॉल के केस में बात करूं तो मेरे को राइट मिल रहा है बाय का, तो जो सेल कर रहा है उसको ऑब्लिगेशन है फुलफिल करने की। हाँ, अब मैं वो चीज बता पाऊंगा आपको जो मैं आपको पहले बताना चाह रहा था। कॉन्ट्रैक्ट इतना नहीं होता है केवल कि मैंने 14,800 पे बाय किया 70 में और वो चीज हो गई 90 रुपए। हुआ क्या फिर? ये कैसे चीज 14,800 की 90 रुपए हुई? क्या ये प्रीमियम मैंने 14,800 की कॉल 70 रुपीज में बाय की थी, अब मार्केट हो गया 15,000 और द टाइम ऑफ एक्सपायरी 29 अप्रैल 15,200। ठीक है, 14,800 पे बाई किया, 15,200 पे सेल किया, मेरे को मिल रहा है 400 रुपए और 400 मल्टीप्लाई बाय था 75 को लौटे ये 70 क्वांटिटी 70 रुपीज इसका प्रीमियम है जो मैंने पे किया है। ठीक है, 400 रुपए का मुझे प्रॉफिट हो रहा है और मेरे को मैक्सिमम प्रॉफिट कितना हुआ? 400 रुपए टोटल 14,800 का मैंने बाय किया था, मगर 15,200 चल रहा है तो मेरा प्रॉफिट हुआ 400 मल्टीप्लाई बाय 75 30,000 रुपीज। मगर उसके ये अपॉर्चुनिटी लेने के लिए मैंने कुछ प्रीमियम दिया था। वो प्रीमियम कितना था? 5250। ये लेस हो गया से मैं ब्रोकरेज नहीं जोड़ रहा हूँ। ये मेरा एक्चुअल प्रॉफिट है 24750। दिस इज द एक्चुअल प्रॉफिट इस ट्रांजैक्शन में। अगर मैं इसको प्रेस करता कॉल ऑप्शन को और फ्यूचर मेरा यहाँ होता, यहाँ मैंने वो माइनस किया, प्लस माइनस पोजीशन स्क्वायर ऑफ कॉन्ट्रैक्ट फुलफिल। नाउ मेरा जो प्रॉफिट है हो गया 24750 का। मगर ये ट्रांजैक्शन फुलफिल हुई कैसे? मेरे पास तो कुछ था नहीं, नहीं मेरे पास फ्यूचर था, मैं तो ऑप्शन ही बाय किया था। पर मैं उस समय मैंने क्या किया, क्या अंदर ट्रांजैक्शन कैसे हुई? अब जो सेलर था उसे अपना कमिटमेंट पूरा करना पड़ेगा। मार्केट चल रही है 15,200, मगर सेलर ने कब बेचा था?
जब सेलर ने 70 रुपीज का प्रीमियम सेल किया था, तो सेलर ने जब 14,800 पे सेल किया था, अब सेलर को क्या करना पड़ेगा? सेलर को क्या करना पड़ेगा? 15,200 का बाय करके आपको देना पड़ेगा। भाई सेलर के पास भी कुछ नहीं था, ना ही तुम्हारे पास था। हाँ, तो किसी के पास भी कुछ नहीं, मगर क्योंकि जो मार्केट स्टैंडर्डाइज्ड है, तो आपको अपना कमिटमेंट फुलफिल करना पड़ेगा। तो ना तुम्हारे पास है ना सेलर के पास है, और आपके पास ऑप्शन है, सेलर के पास ऑब्लिगेशन है, तो उसने प्रीमियम एंजॉय किया है। तो उस समय आप सेलर को वहां से मार्केट से बाय करके 15,200 का आपको वो देगा। आप उसे इमीडिएट सेल करके, क्योंकि आपने 14,800 की ऑप्शन सेल की हुई थी या फ्यूचर बाय किया हुआ था, तो यहाँ पे आपने वो सेल कर दिया। 14,800 की कॉल आपने 70 में से बाय की हुई थी, और यहाँ पे वो आपको मिला 15,200 का फ्यूचर, आपने तुरंत उसे सेल कर दिया। तो जो रिमेनिंग अमाउंट था 400 रुपीज, जो नेट में हुआ 330 रुपीज, जो आपका प्रॉफिट मिल गया आपको। अंडरस्टूड है? ओके, ये तो हुई कॉल की बात। देखो, कॉल बहुत ईजी है, मेरे को भी बहुत ईजी लगती है, थोड़ी सी मुश्किल है मेरे लिए, तो मुझे काफी मुश्किल लगती थी। मैंने आई थिंक ज्यादा ना हो जाए, मुझे ऐसा लग रहा है कि ज्यादा भी हो सकता है लोगों के लिए। फर्स्ट क्लास है, तो मैं कितना रहता है, काफी सारा लग रहा है, तो नहीं, आई थिंक लास्ट है, थोड़ा सा हो रहा है बस, इसे भी खत्म कर दें। देन नेक्स्ट क्लास में बताऊंगा मैं क्या क्या करूंगा, तो आप थोड़ा सा पढ़ के आए तो ज्यादा बेटर रहेगा उसके बारे में। पुट ऑप्शंस क्या है? इट गिव्स द बायर अ राइट टू सेल underlying assets is called put options. Means in a put option give the buyer, मतलब जो पुट बाय करेगा उसको राइट है सेल करने का। अब सेलर समझ लो, बस एक सेकंड के लिए भूल जाते हैं कॉल ऑप्शन को, पुट के बारे में समझते हैं। थोड़ा सा कंफ्यूजिंग होता है, क्योंकि अब मेरे को पहले मेरे बायर में मिल रहा था कॉल में राइट टू बाय का, अभी मिल रहा है राइट टू सेल का। सेल को बेनिफिट कब होता है? जब मार्केट नीचे जाएगा, उस प्राइस से जिस प्राइस में मैंने वो सेल किया है, क्या मुझे उसका बेनिफिट होगा? अगर मैं उसको ऑप्शन बाय कर रहा हूँ, ऑप्शन मीन्स मैं मेरे पास राइट है, जस्ट मैं सेल उस समय बाय करूँ नहीं करूँ, ये मैं डिसाइड करूंगा, कोई फोर्स नहीं कर सकता मेरे पे। ऊपर मैं कॉल केस में राइट टू बाय था, तो मुझे उस समय मुझे सेल करना था, अब मैं राइट टू सेल है, तो क्लोज करने के लिए मुझे बाय करना पड़ेगा। ठीक है, एग्जाम्पल से समझते हैं, क्योंकि हमें डेफिनेशन कोई लिखनी नहीं है, एग्जाम्पल। हाँ, बहुत लोगों को ये भी हो सकता है पी या सी क्यों लिखा हुआ है। एक्चुअली जो इंडियन मार्केट में ट्रेड होते हैं वो यूरोपियन ऑप्शंस ट्रेड होते हैं, जो केवल सिर्फ और सिर्फ एक्सपायरी वाले दिन ही क्लोज हो सकते हैं। ऑप्शंस अमेरिका में जो होते हैं, अमेरिकन ऑप्शंस जिसे हम बोलते हैं, वो एक्सपायरी से बिफोर भी हम सेटल कर सकते हैं, मगर इंडिया के अंदर यूरोपियन ऑप्शंस ट्रेड होते हैं, इसलिए हम यूरोपियन का ई ट्रेड करते हैं, पीई या सी। ठीक है, इनको केवल सिर्फ और सिर्फ हम ऑन एक्सपायरी डे हम मैच्योर कर सकते हैं, जब तक हमारे ऑप्शंस के कॉन्ट्रैक्ट ओपन रहेंगे या ट्रेडेड रहेंगे, उसके बाद वो ट्रेडेबल नहीं होंगे। ठीक है, पुट ऑप्शन में क्या है, सेम एग्जांपल मैं देता हूँ। मार्केट है 14,700, निफ्टी फ्यूचर, आपका व्यू ड्यूरेशन, एक ऑप्शन है आप फ्यूचर सेल कर दो,
मगर अगर आप कंजर्वेटिव, आप नहीं चाहते कि मैक्सिमम मैं लॉस या मेरा लॉस मैं अपने आप को ट्रेड करने से पहले डिफाइन करना चाहता हूँ, इससे ज्यादा मैं लॉस नहीं देना चाहता, या अगर इन केस मेरा व्यू गलत होता है तो इससे ज्यादा मैं लॉस नहीं देना चाहता है, और व्यू ठीक होता है तो पूरे पूरे पैसे लेना चाहता हूँ। उस केस के अंदर अब व्यू नीचे का है आपका, तो आप क्या सोच रहे होंगे, बड़ा कर लेते हैं थोड़ा सा, 14,700 है, आप सोचेंगे 14,500 मार्केट आ जाएगा मेरे अकॉर्डिंग 29 अप्रैल को। लेट्स सपोज आपका 500 आपने स्ट्राइक प्राइस मैंने बता दिया था, तो मैंने 14,000 पुट 500 की पुट की बाय कर लिया हमने 14,500। प्रीमियम मैं सेम मानता हूँ 70 रुपीज, लाइक कॉल। ओके, अब मैंने अपना लॉस डिफाइन कर दिया क्योंकि मैंने प्रीमियम दे दिया है, मेरे पास राइट है, प्रीमियम दे चुका हूँ और मेरे पास राइट है, तो मैं मुझे जरूरत नहीं है अपने कॉन्ट्रैक्ट को फुलफिल करने की, मैं ओपन भी छोड़ सकता हूँ। तो 14,500 अगर मैं एक लॉट पे बात करूँ तो एक लॉट 75 का होता है निफ्टी का, 75 इंटू 70, 5250 सेम एज प्रीवियस बाय। मगर हुआ क्या, मार्केट चला गया मेरे व्यू के अकॉर्डिंग न्यू, हर बार तो ऐसा होगा नहीं, पिछली बार हो गया था 14,800 था 15,200 हो गया। इस वाले केस में क्या होगा, मार्केट 14,700 से 15,200 हो गया, तो क्या होगा, मेरा नुकसान कितना होना चाहिए, 15,200 हो गया तो वहां से कितना बढ़ गया, नहीं मेरा व्यू तो था 14,500 आने का, अगर वो वहां से तो और ऊपर चला गया नीचे आने की वजह से, तो 400 वहां से कितना 15,200 हुआ है, तो 500 पॉइंट वहां से ऊपर हो गया। उस केस में अगर मैं फ्यूचर में होता तो क्या मैं ऑप्शन जो बायर है वो उसे अपने उसको फुलफिल करने जाएगा, तो मैं मतलब मैं तो 45,000 14,500 की पुट बाय की हुई है मैंने, मगर इसे मैं सेटल करूंगा, नहीं करेगा ना, क्योंकि मुझे तो ज्यादा लॉस लगेगा ना, मेरा 5,250 का लॉस तो होगा नहीं उस समय पे। तो अगर ये सेटल होता तो कैसे होता, सामने वाला जो जिसने हमने सेल किया है, जो ऑप्शन बाय किया है उसने सेल किया होगा जस्ट लाइक कि आपने 14,500 का फ्यूचर सेल किया है उस समय पे, आपकी एक्सपेक्टेशन ये थी ये सेल किया है। तो इसका जो बाय थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड है, ध्यान से सुनना। हुआ क्या, खाली ये मत समझो कि पुट है ये, इसको फ्यूचर की तरह लें, तो मैंने 14,500 मेरी एक्सपेक्टेशन है मार्केट की आने की, मगर मार्केट चला गया 15,200, तो मैंने जो बाय किया है ऑप्शन तो किसी ने सेल किया होगा, और पुट बाय का मतलब क्या है, राइट टू सेल, मैं किसी को सेल कर रहा हूँ जबकि मेरा व्यू नियरेस्ट है या नीचे लग रहा है जब मैं सेल कर रहा हूँ, और इसके उल्टा पुट सेल का मतलब क्या है, पुट सेल का मतलब क्या है कि मेरा व्यू बुलिश है या मुझे मार्केट नीचे नहीं लग रहा है, या आपने बाय किया तो किसी को इसको सेल करना पड़ेगा तभी तो आप बाय कर पाए हो, तो जिसने सेल किया है तो उसको वो 70 रुपीज मिल रहा है, केवल उसे 70 रुपीज मिल रहा है, उसका भी ऊपर का हो गया था, तो वो बढ़ गया 500 रुपए, तो क्या आप उसे 500 रुपए देना चाहते हो, या जो उसे आप 70 रुपीज मिल रहा है आप ज्यादा पैसे तो दोगे नहीं, कि नहीं आपको 70 रुपीज मिल रहे हैं पर आपको तो लॉजिकली 500 मिलने चाहिए, मैं आपको और पैसे दूंगा, ऐसा नहीं होगा। तो आप अपना आपके पास ऑप्शन है, आप सेल के पास जाओगे ही नहीं, ये होगा ना।
इसको मैं इस तरह से एक एग्जांपल लेते इस तरह समझाते हैं। हुआ क्या, आपने गाड़ी नई गाड़ी ली और उसका इंश्योरेंस कराया, जीरो डेप्थ इंश्योरेंस कराया है आपने। उसके बाद में आपने हल्की सी कहीं स्क्रैच आई गाड़ी के ऊपर, आप गए इंश्योरेंस एजेंट के पास में कि भाई हमने गाड़ी ली थी आपसे, आप इसे ठीक करके दें। तो बोलता श्योर सर, हाँ आपको ठीक करके देंगे, ऐसा ऐसे इसका बिल बनवा लाइए और 1000 रुपीज का या 2000 रुपये का डॉक्यूमेंटेशन फीस लगती है, वो आप जमा कर दीजिए, जो भी खर्चा होगा हम आपको देंगे या हम ठीक करके देंगे। आप गए एजेंसी के पास में और एजेंसी वालों ने बिल बना के दिया 500 रुपये का, सर इसमें 500 रुपये हम ठीक कर देंगे। तो आप क्या करेंगे, 500 रुपये में उसी से ठीक करा लेंगे या इंश्योरेंस एजेंट के पास जाएंगे, उसे बोलेंगे ये लीजिए सर आप 2000 रुपये और मेरी गाड़ी ठीक करके दीजिए। कौन सा ऑप्शन आप लेंगे, ये लाइक पुट ऑप्शन। आप उसे 500 रुपये पूरे देंगे कि नहीं आपके 500 रुपये बनते हैं आप इसे लीजिए, या आप उसे 70 रुपये लेके खुश होने देंगे। तो जनरली जब पुट हम बाय करते हैं, मार्केट ऊपर चला जाता है तो ऑप्शन बायर कभी भी सेलर के पास नहीं जाता है, वो ऑप्शन ओपन रह जाता है। ठीक है, तो हमारा मैक्सिमम लॉस क्या हुआ 5250 का, वो नहीं जो 500 मल्टीप्लाई बाय 75 होगा, क्या होगा अगर हम वहां जाते तो कितना लग सकता है हमारा 37,500, अगर हमें लगेगा 5250 का। अगर मेरा व्यू गलत होता है तो इन केस मेरा व्यू ठीक हुआ और मार्केट आ गया 14,500 एग्जैक्टली, यहाँ पे स्क्वायर ऑफ होगा, यहाँ पे मतलब फ्यूचर एक्सपायर होने वाला है 29 अप्रैल को, ये मार्केट चल रहा है 25-3-30 को। क्या आप जाओगे स्क्वायर ऑफ करने, आपने ऑप्शन बाय किया होगा 14,500 आना चाहिए था और वो आ गया। अब इस केस में हुआ क्या, आपने 70 रुपीज प्रीमियम दिए थे ऑप्शन को, इस ऑप्शन को खरीदने के लिए कि यहाँ पे इससे नीचे आ जाए तो मेरे को पैसे आ जाएंगे, मगर मार्केट आया 14,500 एग्जैक्ट। इस केस में सेलर तो आपके पास आ जाएगा, क्योंकि आपने तो इससे नीचे आने के पैसे दिए थे, इससे नीचे आएगा तो मेरे को पैसे आएंगे। मेरा व्यू ये है 45,000 से 500 से नीचे आएगा, तो वो तो आया ही नहीं। तो इस केस में आपको तो पैसे आ ही नहीं रहे कुछ भी, वो तो क्या करेगा 14,500 का फ्यूचर बाय करके 14,500 पे सेल कर देगा, जीरो, उससे नुकसान हुआ ही नहीं कुछ भी। जब सेलर को नुकसान हुआ ही नहीं तो आपको फायदा कैसे हुआ, आप भी तो क्या करोगे, आपने तो सेल करने का था ना, या ट्राई टू सेल किया था आपने, ऑप्शन तो यह था कि आपने सेल किया उस समय पे 14,500 के नीचे आएगा, वहां से नीचे नहीं आया। हाँ, अगर मार्केट प्राइस 14,430 का एक्सपायर करता है, उस समय पे क्या होगा, जो सेलर है जिससे आपने पुट ऑप्शन बाय किया था, वो आपको मार्केट में चल रहा है 14,430 रुपीज का, अगर उस समय आपने सेल किया 14,500 का सेल करने के लिए, तो उसे क्या करना पड़ेगा 14,500 का बाय करके, नहीं सेल करके आपको देगा, और आप उसे, क्योंकि वो आपको एक्सरसाइज करना है वो, तो आपके पास उस समय आपको मिलेगा 14,500 में, और आप उसे बेच दोगे 14,430 में। मैं रिपीट करता हूँ, सेलर ने क्या किया, ऑप्शन सेलर था, तो उसे क्या करना पड़ेगा, उसे उस रेट पे बाय करना पड़ेगा जो उसने स्ट्राइक की 14,500 पे, वो उसे प्राइस को इधर उधर नहीं कर सकता। अगर मार्केट क्या चल रहा है 14,430 रुपीज, उससे ऊपर प्राइस पे उसे बाय करना पड़ेगा जो चल रहा है, और आपको सेल करना है, आपको वो नीचे सेल करना पड़ेगा 70 रुपीज, मगर आपने 70 रुपीज का ही प्रीमियम दिया था और इतने पे ही आपको मिल रहा है, तो आप नो प्रॉफिट नो लॉस सिचुएशन में छूट सकते हो इस केस के अंदर। मगर अगर इससे नीचे
14,400 या 14,000 आपका व्यूअर्स था। मार्केट 14,500 ना आके 14,300 आ गई 29 अप्रैल को। उस समय आपका अपने 14,500 पे फ्यूचर सेल किया हुआ है, उससे नीचे आने पे आपको 200 पॉइंट का फायदा होगा। प्रॉफिट कितना हुआ? 75 मल्टीप्लाई बाय 200 सॉरी 15,000। मगर आपने मार्केट को प्रीमियम भी दिया, एक्चुअल प्रॉफिट क्या हुआ? ये तो नहीं हुआ। ये तो आपको पैसे मिले, मगर आपने पहले कुछ पैसे दिए भी हुए। वो कितने दिए हुए थे? 5250। ये डिडक्ट करने के बाद जो अमाउंट आएगा वो आपका एक्चुअल प्रॉफिट होगा। 9750 होगा। मुझे पता है ये चीजें आसान नहीं है, तो मैं कि ऑप्शंस के बारे में या स्टॉक्स के बारे में प्रॉफिट कहने को आसान होता है कि ऊपर चला जाएगा, बायर के लिए बेनिफिट है, नीचे चला जाएगा सेलर के लिए बेनिफिट है, मगर इट्स नॉट सो इजी। तो इस क्लास को मैं यहीं पे स्टॉप करूं। ये थोड़ा सा आ गया कि 2-3 पॉइंट और है, मैंने हल्का सा बता देता हूँ। वैसे मैंने बता ही दिए बीच में कि ऑप्शन टर्मिनल में एक लॉट साइज होता है, जैसे मैंने बताया निफ्टी का एक फिक्स लॉट है, इसके डिवीजन मल्टीपल में आप सेल कर बाय कर सकते हैं। 75 के मल्टीपल में आप बैंक निफ्टी को और 25 के मल्टीपल में बैंक निफ्टी को। अभी यही लॉट साइज है, चेंज नहीं हुआ है। चेंज हो जाएगा तो उसी सेम लॉट साइज में आप बाय सेल कर सकते हैं, उसके आगे पीछे नहीं। ठीक है, इस सिचुएशन में लॉट साइज फिक्स है। पहले तो ये होता है एक्सपायरेशन डेट। अगर मंथ का लास्ट थर्सडे एक्सपायरी डे होता है, अगर उस दिन कोई भी हॉलीडे है तो उससे प्रीवियस डे जो भी होगा वो एक्सपायरी डे होगा। जैसे अभी 29 अप्रैल है, दिस इज द लास्ट थर्सडे ऑफ द मंथ। एक्सपायरी डे कैसे निकालते हैं कि जो लास्ट थर्सडे है मंथ का, वो उस मंथ के फॉरवर्ड एंड फ्यूचर एंड ऑप्शंस का एक्सपायरी डे होगा। उसके बाद वो कॉन्ट्रैक्ट ट्रेड नहीं होंगे, 3:30 तक वो चीजें ट्रेड होंगी, उसके बाद ट्रेडेबल नहीं होंगे। ठीक है, एंड द स्ट्राइक प्राइस मैंने कई बार बता दिया। स्ट्राइक प्राइस होता है क्या है कि उस समय जो आपकी एक्सपेक्टेशन होती है उस स्ट्राइक को आप बाय सेल करते हैं। आपको नीचे की एक्सपेक्टेशन है तो आप पुट बाय कर लेते हैं उसके स्पॉट से नीचे की, और ऊपर की एक्सपेक्टेशन है तो कॉल बाय कर लेते हैं। लोग बाग जनरली ऊपर की एक्सपेक्टेशन में पुट भी सेल कर लेते हैं, उसको मैं आगे डिस्कस करेंगे धीरे धीरे। अगर आज की वीडियो में, आज के मतलब क्लास में यह हम यहीं तक रखते हैं, और इसके आगे जो भी चीजें, हाँ नेक्स्ट क्लास के बारे में बता देता हूँ मैं। नेक्स्ट क्लास में हम क्या क्या डिस्कस करेंगे। ठीक है, और भी कोई चीज अगर आपको लगती है, जैसे लोगों ने अभी हो सकता है वीडियो नहीं देखी हो, बाद में देखें, या जो देख रहे हैं उन्हें बाद में कुछ करने में, क्वेश्चंस करने में या समझने में कोई प्रॉब्लम होती है, उस समय कमेंट कर दीजिए या नेक्स्ट क्लास में पूछ सकते हैं। ऐसा नहीं है, कोई भी व्यूअर ये चाहता है कि मेरे से लाइव क्लास ले, कि मैं लाइव पढ़ाऊँ, जो डाउट सेशन है मैं फोन पे या लाइव क्लियर करूँ, उसका भी ऑप्शन है। वो मेरे को मेल कर दे, मैं अपनी मेल आईडी दे दूंगा लिंक में, तो वो मुझे मेल कर सकता है, तो मैं उसका प्रोसीजर मैं उसको बता दूंगा। जो मुझे लाइव क्लासेस लेना चाहता हूँ, मोर देन वेलकम। मगर देखो, ये यूट्यूब पे आप ले रहे हो, चीजें सेम रहेंगी। जो मैं यूट्यूब पे बताऊंगा वही लाइव पे बताऊंगा। वो आपका कंफर्टेबल रहेगा कि आप मुझसे कैसे पूछ लेंगे, कैसे मेरे साथ कंफर्टेबल है। तो मैंने अभी जो कवर किया है, मैंने इसलिए हर स्लाइड में या हर लेक्चर में सिलेबस को रखूंगा, कोशिश मिस ना हो जाए। अभी हमने ओवरव्यू ऑफ डेरिवेटिव देखा है, ऑप्शन टर्मिनोलॉजी के बारे में बात की है, और थोड़ा बहुत ऑप्शंस के बारे में बात की है। अभी हमने मनीनेस ऑफ ऑप्शंस, इन द मनी, एटीएम, ओटीएम के बारे में बात नहीं की। सेकंड जो क्लास होगी उसमें मैं जो कवर करूंगा वो मनीनेस ऑफ ऑप्शंस पता करूंगा,
ऑप्शन प्रीमियम के बारे में बात करेंगे, हम कंपोनेंट ऑफ ऑप्शन प्रीमियम बात करेंगे, और कुछ क्वेश्चंस करेंगे जिसके थ्रू हम क्लियर हो पाएंगे। अभी जो हमने एक ही क्वेश्चन किया है इसका, ऑप्शन टर्मिनोलॉजी या ऑप्शन बाय सेल में कैसे काम किया जाता है, किस तरह से हम ब्रेक इवन पॉइंट निकालते हैं, इसके बारे में भी डिटेल डिस्कशन करेंगे। कोशिश करूंगा ऑप्शन वाले पार्ट को नेक्स्ट क्लास, जो नेक्स्ट सैटरडे, क्योंकि मैंने जैसे बोला था अपने प्रीवियस वीडियो में जो इसका अनाउंसमेंट हुआ था कोर्स का, उसमें बोला सैटरडे संडे क्लासेस होंगी 11 AM टू 1 PM ओनली। तो आज एक्चुअली और सेशंस कम थे या नहीं थे, ज़्यादा सभी लोगों को सब कुछ समझ में आ रहा था, इसी वजह से। तो नेक्स्ट क्लास होगी वो 10th होगी, 10th एंड 11th। उसमें मैं ये सारी चीज़ें कवर करूँगा, और वो बाकी जो इन बिटवीन आप ड्यूरिंग द वीक आप जो भी क्वेश्चन पुट अप करते हैं उसको मैं वीडियो में या कमेंट करके या नेक्स्ट क्लास में मैं उसको कंसीडर कर लूँगा। नो एनी हार्म एंड नो एनी इशू। सो भाई, आज के लेक्चर में इतना ही। आपको कोई लगता है कोई भी चीज़ मिस हो रही है, यू कैन कमेंट। मैं क्लास के बाद में जब भी मैं देखूंगा, ऐसा प्रॉब्लम नहीं है कि जब भी आप कमेंट, अभी तक तो था मैं लाइव था तो आप पूछते तो मैं तुरंत क्लियर करता, उसके बाद मैं ऑफलाइन हूँगा तो जब भी मैं देख पाऊंगा जरूर क्लियर करूंगा। ओके, अभी काफ़ी चीज़ें बची हैं बताने के लिए। कैरी ऑन, सिट टाइट। ये मैं पहले बता दूं आपको, ये कुछ बहुत ज़्यादा इजी नहीं होने वाला है ये वाला कोर्स। वेरी इजी। I think I done myself. Thank you.